भाई साहब, किस्मत देखो मेरी। जैसे ही मैं इस डेंजरस डॉलुओ कॉन्टिनेंट की दुनिया में आया ना, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सीधे जाकर शियाओ वू को ठिकाने लगाया और ब्लू सिल्वर एम्परर को पूरा का पूरा चट कर गया। इसका फायदा देखो भाई, मेरी तो लॉटरी लग गई। एक साथ बेरट और ब्लू सिल्वर ग्रास का डबल मार्शल सोल जाग गया। लेकिन ट्विस्ट देखो, मेरी एंट्री हुई सीधे उसी होली सोल विलेज में जहां वो टैंग सेन रहता है। अब भाई, उस चीटर से पिटने से अच्छा था कि मैं कोई टेढ़ा रास्ता चुनूं, और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना साला। टैंग सेन तो पैदा ही गॉड लेवल पावर्स के साथ हुआ था, ऊपर से उसका बाप एक नंबर का खतरनाक टाइटल डॉलुओ, जो 24 घंटे उसकी रखवाली करता रहता है। ऐसे में भाई, शियाओ वू का वो 1 लाख साल पुराना सोल रिंग और ब्लू सिल्वर एम्परर की वो राइट लेग बोन, ये सब तो भगवान ने सीधे मेरी झोली में डाले हुए तगड़े गिफ्ट थे। भी मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। गेट खोलते ही सामने टैंग सैन खड़ा था। वह अपनी उसी चिर परिचित अकड़ में बोला, विलेज का स्कॉलरशिप कोटा एक ही है, वो तुम मुझे दे दो। वैसे भी तुम्हारा टैलेंट बेकार है, 1 साल बाद जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एटीट्यूड देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। साला रिक्वेस्ट करने आया था या ऑर्डर देने? खैर, मैंने खुद को समझाया कि एक बीस्ट के मुंह लगना बेकार है। इंटरनेट की थ्योरीज के मुताबिक टैंग सैन को मारने से भी एक कमाल का सोल रिंग मिल सकता था, जो मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को इवॉल्व कर देता। मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरा टैलेंट कम है तो मैं बाद में क्यों जाऊं? तुम इतने टैलेंटेड हो तो तुम 1 साल बाद चले जाना। कोटा मुझे मिलना चाहिए। टैंग सैन चिढ़ गया और अपने हिडन वेपन्स पर हाथ रखते हुए बोला, इम्पॉसिबल, मैं अपना 1 साल वेस्ट नहीं कर सकता। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने मुझे अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। मैंने बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, कोटा तुम्हारा, लेकिन बदले में मुझे 10 गोल्ड सोल कॉइंस चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने तुरंत मना कर दिया। तो ठीक है, अपने पिता से कहकर मुझे एक हंटिंग बो, धनुष, अच्छे खासे तीर और एक लोहे की कुल्हाड़ी दिलवा दो। जब उसने फिर से आनाकानी करने की कोशिश की तो मैंने कड़क आवाज में कहा, यार तुम इंसान हो या क्या? तुम्हारे पिता लोहार हैं, उनके लिए ये छोटी सी बात है। टैंग सैन ने शक करते हुए पूछा, तुम्हें ये सब किस लिए चाहिए? शिकार के लिए, खरगोश वगैरह मारने के लिए। खरगोश बड़े काम की चीज होते हैं, मांस बारबेक्यू के लिए, और सिर का सूप तो लाजवाब होता है। मेरी बात सुनकर टैंग सैन को अजीब सी बेचैनी हुई और उसने हामी भर दी। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसके पिता टैंग हाओ ने शराब की बोतल रखते हुए कहा, ये लड़का इतना भारी धनुष नहीं संभाल पाएगा। टैंग सैन भी तुरंत पलटी मार गया और ज्ञान देने लगा, तुम कोई और डिमांड कर लो, बिना ट्रेनिंग के तीर चलाओगे तो गांव वालों को चोट लग सकती है। उसने कोने से एक फावड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, काओयू, तुम सोल मास्टर बनने के चक्कर में मत पड़ो, खेती ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसका ये दोगलापन देखकर मैं हैरान रह गया। अभी 2 मिनट पहले कुछ और बात हुई थी और अब ये पूरी तरह मुकर गया। शुक्र है कि तभी चीफ ओल्ड जैक वहाँ आ गए। जैक की नजरों में टैंग सैन एक शरीफ बच्चा था, इसलिए उन्हें लगा कि ये सब टैंग हाओ की बदशू करती है। ओल्ड जैक ने जब टैंग हाओ को डांटा तो उसने बिना कुछ बोले अंदर जाकर एक बढ़िया धनुष, तीर और नई कुल्हाड़ी लाकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने तुरंत अपना रो उतरा चेहरा बदला और हंसते हुए कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू टैंग सैन। जब भी खरगोश हाथ लगेगा तुम्हें उसकी दावत जरूर दूंगा। हालांकि टैंग सैन का बैकग्राउंड सिचुआन से था, जहां रैबिट हेड डिश काफी फेमस है, पर मेरी बात सुनकर उसका दिल अजीब तरह से बैठ गया, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि वो कुछ बहुत कीमती खोने वाला है। सामान मिलते ही मैं बिना वक्त गंवाए अपने घर आया। कुछ पैसे, आग जलाने का सामान, नमक और राशन पैक किया और विलेज से निकल पड़ा। नॉटिंग सिटी के पास 13 गाँव थे। शियाओ वू और टैंग सैन की मुलाकात सिटी गेट पर नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि वो वेस्ट गेट से आई थी। वह पक्का वांगहुन या दिहुन विलेज की तरफ से आ रही होगी। मैं तुरंत वांगहुन विलेज की तरफ भागा। कुछ घंटों के बाद मुझे दूर से धुआं उठता दिखा और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी, गुलाबी फ्रॉक, कमर तक लंबी चोटी और खरगोश के कानों वाला हेडबैंड। बाप रे, यही है वो 1 लाख साल की सॉफ्ट बोन रैबिट शियाओ वू। मैंने गहरी सांस ली, आसपास देखा कि कोई चश्मदीद न हो और अपना धनुष तान कर निशाना साधा। शियाओ वू को शायद खतरे का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शूश तीर सीधे जाकर उसके घुटने के पार हो गया। शियाओ वू दर्द से कराह उठी। आह, ये दुनिया कितनी खतरनाक है। इस छोटे से बच्चे ने मुझ पर इतना जानलेवा हमला क्यों किया? वो दर्द में एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने बैक टू बैक कई तीर उसके पैरों पर दाग दिए। जमीन पर खून के धब्बे बिखर चुके थे। मैंने धनुष को पीछे रखा और अपनी वो कुल्हाड़ी निकाल ली, जिससे पिछले 2 महीनों में मैंने कई आम खरगोशों का शिकार किया था। मैं दबे पांव झाड़ियों के रास्ते उसकी ब्लाइंड स्पॉट की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसका बायां पैर अब पूरी तरह जख्मी हो चुका था और वो चाहकर भी अब मुझसे बचकर भाग नहीं सकती थी। शियाओ वू को 2 तीर लगे थे, पर उसकी हड्डियां बच गई थीं। उसने तीर तो बाहर निकाल लिए थे और वो हिलडुल भी पा रही थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि एक तीर सीधे उसके दाएं घुटने के जॉइंट के बीच में जाकर लगा था। उसका दायां पैर लगभग बेकार हो चुका था और इस कंडीशन में उसकी कॉम्बैट पावर न के बराबर थी। घावों से खून ज्यादा नहीं बह रहा था, इसलिए उसके बेहोश होने का इंतजार करना टाइम वेस्ट करना था। मैंने सीधे अटैक करने का फैसला किया। मैं पूरी ताकत से झाड़ियों से बाहर झपटा। सब कुछ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रहा। शियाओ वू की चीख के साथ मैंने अपनी कुल्हाड़ी सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा दी। अब सब खत्म। शियाओ वू ने अपनी तरफ आती कुल्हाड़ी को देखकर रोते हुए सोचा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ,
मैं इस वक्त स्टारडॉ फॉरेस्ट से बाहर क्यों आई? दामिंग एरमिंग अब अगले जन्म में मिलेंगे। पर कुछ सेकंड्स बाद भी उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि कुल्हाड़ी की धार उसकी गर्दन से बस इंच भर दूर थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैंने बिजली की फुर्ती से कुल्हाड़ी को घुमाया और उसके पिछले हिस्से से उसके सिर पर वार कर दिया। शियाओ वू तुरंत वहीं ढेर हो गई। उसे बेहोश देखकर मेरे दिल में जो खुशी हुई उसे बयां करना मुश्किल था। साला मेरी स्माइल से भी ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। 1 लाख साल पुराना सोल बोन अब लगभग मेरा था। पर मैंने खुद को संभाला। काम पूरा होने से पहले जश्न मनाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जब तक शिकार पेट में न चला जाए तब तक अलर्ट रहना जरूरी है। मैंने एक बार फिर आसपास का मुआयना किया कि कोई देख न रहा हो। फिर शियाओ वू के ही कपड़ों से कपड़े की पट्टियां फाड़ी ताकि रास्ते में ब्लीडिंग की वजह से वो मर न जाए। उसे अच्छे से बांधने के बाद मैंने उसे एक बोरे में ठूंसा और बिना रुके अपने उस सीक्रेट ठिकाने की तरफ दौड़ पड़ा जो मैंने शिकार के दौरान ढूंढा था। करीब 2 घंटे बाद जब आसमान में चांद चमक रहा था, मैं शियाओ वू को पीठ पर लादे अपनी उस गुफा में पहुंचा जहां मैं पिछले 2 महीनों से रह रहा था। मैंने बोरे को लापरवाही से जमीन पर पटका और बोला, अब नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम रास्ते में ही होश में आ चुकी हो। जब शियाओ वू ने कोई हलचल नहीं की तो मैंने बोरे पर एक लात मारी। बोरा थोड़ा हिला। मैंने रस्सी खोली तो उसका मासूम और डरा हुआ चेहरा बाहर आया। वो सहमते हुए बोली, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर टिका दी। ज्यादा मासूम मत बनो नन्ही खरगोश, चलो एक डील करते हैं। बात बनी तो ठीक, वरना यही खेल खत्म कर दूंगा। कुल्हाड़ी की ठंडी धार गर्दन पर महसूस करते ही शियाओ वू का रोना बंद हो गया। उसने खौफ से मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है कि मैं एक सोल बीस्ट हूँ। मैंने झुककर कुल्हाड़ी के फ्लैट हिस्से से उसके गाल को थपथपाया। मुझे सिर्फ यही नहीं पता कि तुम साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट हो, बल्कि ये भी पता है कि तुम्हारी माँ को सुप्रीम पॉन्टिफ बीबी डोंग ने मारा था। शियाओ वू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने कुल्हाड़ी के हैंडल से उसका मुंह बंद कर दिया। मुझे पता है तुम बहुत हैरान हो, पर पहले मेरी बात पूरी सुनो। मंजूर हो तो सिर हिलाना। भागने का कोई चांस न देखकर शियाओ वू की आंखों की चमक गायब हो गई। अब मैंने उसे पूरी तरह ब्रेन वॉश करना शुरू किया। इस दुनिया में गॉडहुड के सिर्फ 3 इनहेरिटेंस प्लेसेज हैं। उनमें से एक स्पिरिट हॉल है जिसकी कस्टोडियन तुम्हारी जानी दुश्मन बीबी डोंग है। उसे गॉड ऑफ राक्षस का अप्रूवल मिल चुका है और उसके गॉड ट्रायल्स लगभग पूरे होने वाले हैं। वो अगले 20 सालों में गॉड बन जाएगी। तुम बदला लेने बाहर आई हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस औकात से कोई चांस है? शियाओ वू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नफरत के साथ एक गहरा डर था। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें ये सब कैसे पता और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैंने हंसते हुए कहा, नॉर्मल तरीके से तो तुम इस जन्म में भी बदला नहीं ले पाओगी। तुम्हें बाहर आए इतना टाइम हो गया, पर तुम अभी तक अपना पहला सोल रिंग तक कंडेंस नहीं कर पाई हो। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। शियाओ वू चिल्लाई, तुम बस यही चाहते हो न कि मैं तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दूं। मैं तुम्हें साफ बता दूं, मैं इस गुफा की दीवार से सिर पटक कर जान दे दूंगी, पर तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कभी नहीं करूंगी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, शुरुआत में मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल बोन लेने का था, पर अब जब तुम जिंदा मेरे हाथ लग गई हो तो मैंने प्लान बदल दिया है। मुझे तुम्हारी सोल रिंग भी चाहिए। तुम मुझे मार डालो। वो अड़ गई। ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैंने कहा, तुम्हारी माँ अभी पूरी तरह नहीं मरी है। उसकी आत्मा अभी भी उस सोल बोन के अंदर बची हुई है जो एक सुनसान पहाड़ी पर छिपी है। अपनी माँ का नाम सुनते ही शियाओ वू अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने कहा, न मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ को बीबी डोंग ने मारा और उसका दूसरा मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर है। तुम्हारी माँ उसी की सोल रिंग बन चुकी है। और जिन दामिंग और एयरमिंग की तुम बात कर रही हो, वो स्टारडो फॉरेस्ट के स्काई अजूर पाइथन और टाइटन जाइंट ऐप हैं। सही कहा ना? जैसे जैसे मैं राज खोलता गया, शियाओ वू की आंखों की नफरत गहरे सदमे और खौफ में बदल गई। जब मुझे लगा कि लोहा गर्म है, मैंने अपनी शर्त रखी, अगर तुम खुद को मुझे सैक्रिफाइस करती हो तो मैं अपने मार्शल सोल की कसम खाकर वादा करता हूँ कि मैं बीबी डोंग से पहले गॉड बनूंगा और तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोबारा जिंदा करूंगा। तुम गॉड कैसे बनोगे? 2 लो कॉन्टिनेंट पर हजारों सालों में सिर्फ 2 ही गॉड बने हैं। उसने अविश्वास से पूछा। क्योंकि मैं इस दुनिया के वो सीक्रेट्स जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। मुझे गॉड ट्रायल्स की जगहों का पता है। इनके दम पर मैं तुम्हारी दुश्मन से पहले गॉड बन जाऊंगा। और वैसे भी मेरे आगे सैक्रिफाइस करने के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस है? शियाओ वू शांत हो गई। तभी मैंने अपने दोनों मार्शल सोल्स ब्लू सिल्वर ग्रास और बैरेट स्नाइपर राइफल को समन किया। उस औरत की तरह मैं भी एक ट्विन मार्शल सोल यूजर हूँ। अगर तुम मुझे सैक्रिफाइस करती हो तो मेरे पास इतिहास का सबसे पहला 1 लाख साल पुराना फर्स्ट सोल रिंग होगा। मेरा पोटेंशियल और टैलेंट गॉड लेवल का हो जाएगा। अगर मुझ में गॉड बनने की काबिलियत नहीं है तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर किसी में नहीं है। शियाओ वू की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। वक्त बीतता जा रहा था और जैसे ही मेरा सब्र टूटने वाला था, उसने आखिरकार अपनी कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मार्शल सोल की कसम खानी होगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसमें गुस्सा भी था और एक तरह का सुकून भी। बीबी डोंग उसके सामने एक पहाड़ जैसी थी जिसके आगे उसे बदले की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसे ये भी पता था कि ये इंसानी बच्चा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने बेहद गंभीर होकर कसम खाई। ऊपर वाले को गवाह मानकर मैं काओयू अपने मार्शल सोल की कसम खाता हूँ कि मैं फ्यूचर में शियाओ वू और उसकी माँ को जरूर जिंदा करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाऊँ तो मेरा मार्शल सोल हमेशा के लिए तबाह हो जाए। शियाओ वू की आंखों से आंसू बह निकले। माँ दामिंग एयरमिंग, मुझे माफ कर देना। उसने अपनी बची कुची सोल पावर को एक्टिवेट किया
और सैक्रिफाइस की रस्म शुरू कर दी। अचानक एक जोरदार लाल रंग का लाइट पिलर आसमान की तरफ उठा। शियाओ वू का शरीर एक लाल रंग के क्रिस्टल में बदलने लगा और धीरे धीरे मेरी बॉडी में मर्ज होने लगा। उसी वक्त होली सोल विलेज में टैंग हाओ अपने बेटे टैंग सैन को लोहारी का काम सिखा रहा था। अचानक उसे किसी चीज का एहसास हुआ। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखा। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का सैक्रिफाइस। वो हथौड़ा फेंककर बाहर भागने ही वाला था कि तभी टैंग सैन अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने सीने को दोनों हाथों से जकड़ लिया और दर्द से तड़पने लगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टैंग हाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके कदम रुक गए। टैंग सैन उसके बदले की इकलौती उम्मीद था, वह उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता था। उधर गुफा में जैसे ही शियाओ वू का वजूद धुंधला हुआ, मेरी बैरेट स्नाइपर राइफल का रूप पूरी तरह बदल गया। अब वह गुलाबी क्रिस्टल से बनी किसी नायाब आर्ट पीस जैसी लग रही थी और उसके चारों तरफ एक चमचमाती हुई ब्लड रेड सोल रिंग तैर रही थी। साथ ही मेरे बाएं पैर में एक लाल रोशनी चमकी। शियाओ वू की लेग बोन भी मुझे मिल चुकी थी। सैक्रिफाइस की प्रोसेस बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे पास वेस्ट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं था। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट की ओरिजिनल एनर्जी मेरे जैसे कम उम्र के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा थी। मुझे तुरंत इसे एब्जॉर्ब करना था। सैक्रिफाइस तो पूरा हो गया था, पर शियाओ वू की बची हुई सोल पावर बड़ी तेजी से हवा में बिखर रही थी। अच्छी बात यह थी कि सोल रिंग मेरे दिमाग या धड़ जैसे किसी नाजुक हिस्से के बजाय सीधे मेरी बैरेट राइफल पर जाकर सेट हुई थी। ऊपर से उसकी लेफ्ट लेग सोल बोन और मेरी छूम ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग बोन में कोई टकराव नहीं था। इस बची हुई एनर्जी के दम पर मेरी सोल पावर सीधे लेवल 1 से उछलकर लेवल 11 के पार पहुंच गई। मुझे जो सोल बोन स्किल्स मिली वो बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी जैसी ही थी, टेलीपोर्टेशन और इनविंसिबिलिटी। सब कुछ चेक करने के बाद मुझे समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। शियाओ वू के सैक्रिफाइस का धमाका इतना बड़ा था कि टैंग हाओ जैसा टाइटल डोलुओ पक्का शक के मारे यहाँ आता ही होगा। मैंने शियाओ वू की बची हुई बॉडी को उठाया, बैरेट समन की और अंधाधुंध गोलियां चलाकर गुफा के सारे सबूत मिटा दिए। फिर उस हवा में बिखरती सोल पावर का इस्तेमाल करके मैंने अपनी नई टेलीपोर्टेशन स्किल एक्टिवेट की और होली सोल विलेज से दूर भागने लगा। कुछ मिनटों बाद मैं पहाड़ के नीचे एक दलदल के पास पहुंचा। मैंने दिल कड़ा किया और शियाओ वू की बॉडी के साथ उस कीचड़ में कूद गया। मेरे जाने के ठीक कुछ मिनटों बाद काले चोगे में लिपटी एक परछाई उस गुफा में दाखिल हुई। टैंग हाओ ने वहां के बिखरे हुए माहौल को देखा और बड़बड़ाया। मैं लेट हो गया। आखिर कौन था जिसने 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का सैक्रिफाइस हासिल कर लिया? हालांकि उसके पास खुद की सोल बोन्स पूरी थीं, पर टैंग सैन के पास अभी एक भी नहीं थी। अगर सामने वाला कोई कमजोर बंदा होता तो उसे मारकर सोल बोन छीनना एक बढ़िया ऑप्शन था। वह आसमान में उड़ा और कई किलोमीटर के दायरे में छानबीन करने लगा। उधर मैं दलदल के कीचड़ में इस तरह छिपा था कि सिर्फ मेरी नाक के 2 छेद सांस लेने के लिए बाहर थे। करीब 4-5 घंटे तक भटकने के बाद टैंग हाओ आखिरकार मायूस होकर वहां से चला गया। पूरी रात वो 2 बार और चेक करने आया। जब सुबह की हल्की धूप निकली और मैंने कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई नहीं है, तब मैं लड़खड़ाते हुए उस कीचड़ से बाहर निकला। इस वक्त मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और बुखार से मेरा शरीर तप रहा था। मैंने कीचड़ से सनी शियाओ वू की डेड बॉडी को नीचे रखा, एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। चलो अब आराम से सो जाओ नन्ही रैबिट, जब मैं गॉड बन जाऊंगा तब वैसे भी तुम्हें इस बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद मैं अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए वांगहुन विलेज की तरफ चल दिया। 3 घंटे बाद वहाँ के एक बुजुर्ग ने अपना दरवाजा खोला और मुझे अधमरी हालत में जमीन पर गिरा पाया। जब मेरी आंखें खुली तो पूरा एक दिन बीत चुका था। भारी सिर के साथ मैं बेड से उठा और अपनी अकड़ी हुई बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया। फिर मैंने अपनी बैरेट मार्शल सोल को समन किया। अब बंदूक का पूरा रंग रूप और मटेरियल बदल चुका था। पहले जो बंदूक किसी डरावने काले हथियार जैसी दिखती थी, अब वो गुलाबी क्रिस्टल से बना एक खूबसूरत आर्ट पीस लग रही थी। बंदूक पर सजी वो 1 लाख साल पुरानी ब्लड रेड सोल रिंग एक अलग ही खौफनाक पावर रिफ्लेक्ट कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी सोल स्किल्स चेक की। ओरिजिनल स्टोरी से हटकर शियाओ वू के सैक्रिफाइस से मुझे अपनी जान बचाने वाली मैजिकल स्किल नथिंगनेस तो मिल गई थी, और वो 8 स्टेज ड्रॉप गायब थी। उसकी जगह मुझे एक नई स्किल मिली थी, शॉकवेव। ये स्किल मेरी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके एक स्पेशल बुलेट बनाती थी जो सीधे दुश्मन की आत्मा पर अटैक करती थी। मैं जितनी ज्यादा मेंटल पावर डालता, शॉट उतना ही घातक होता। अगर मेरे लेवल के दुश्मन के पास कोई मेंटल डिफेंस स्किल या सोल बोन न हो तो एक ही गोली में उसका काम तमाम। और सबसे अच्छी बात, इसका मुझ पर कोई मेंटल बैकफायर भी नहीं होता। जब इतनी तगड़ी पावर मिली थी तो हाथ आजमाना तो बनता था। मैंने एक टारगेट ढूंढना शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद मुझे कुछ 100 मीटर दूर एक पहाड़ी पर घास चरता हुआ एक स्पॉटेड डियर दिखा। मैंने तुरंत बैरेट पोजीशन में ली। मेरी 1 लाख साल की सोल रिंग चमक उठी और मेरी मेंटल पावर बंदूक में खींचने लगी। एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसी गोली बनकर तैयार हुई, जिसे मैंने मैगजीन में लोड किया और निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। क्लिक। गोली चलने की कोई आवाज नहीं हुई, बस बैरेट के मजल से एक ट्रांसपेरेंट वेव हवा में तैरती हुई निकली। जैसे ही गोली उस हिरण को लगी, वो बिना किसी हलचल या खून खराबे के सीधे जमीन पर गिर गया। मैंने पास जाकर चेक किया। उसकी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं थी, पर उसकी सांसें थम चुकी थीं। गोली लगते ही उसकी आत्मा के परखच्चे उड़ गए थे। मैंने अपनी इस नई पावर का और टेस्ट लिया
साथ ही टेलीपोर्टेशन स्किल को भी ट्राई किया। हर बार मैं मैक्सिमम 100 मीटर तक टेलीपोर्ट हो पा रहा था और दूरी बढ़ने के साथ सोल पावर का कंजम्पशन भी बढ़ रहा था। पर भाई साहब, ये स्किल जान बचाने, फाइट करने और छिप कर वार करने के लिए एक अल्टीमेट गॉड लेवल कॉम्बो थी। इस स्किल से बनाई गई गोलियां अगर 1 घंटे के भीतर यूज न की जाएं तो गायब हो जाती थीं, लेकिन अगर उन्हें बैरेट की मैगजीन में लोड करके रखा जाए तो वो हमेशा के लिए सेफ थी। मैगजीन में 10 गोलियों की जगह थी, जिसका मतलब था कि मैं पहले से ही हाई पावर गोलियां बनाकर बैकअप रख सकता था। ये सोचकर मैंने अपना पहला मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास भी समन किया। उसमें ज्यादा चेंज नहीं था, बस उसकी पत्तियों पर एक पतली सी लाल लकीर आ गई थी, जिससे उसकी मजबूती और खिंचाव काफी बढ़ गया था। मेरी पिछली जिंदगी के नॉलेज के हिसाब से ब्लू सिल्वर ग्रास को एक सपोर्ट या हीलर की तरह यूज करना चाहिए। ग्रैंड मास्टर यू शियाओगांग ने टैंग सैन को जो कंट्रोल सिस्टम का रास्ता बताया था वो गलत था, पर किस रास्ते पर जाना है, कौन सा सोल बीस्ट चुनना है और उनकी उम्र का अंदाजा कैसे लगाना है, ये सोचकर ही मेरा सिर फटने लगा। काश मेरी सोल रिंग या सोल बोन के अंदर सोई हुई वो नन्ही खरगोश होश में आ जाए तो सोल बीज ढूंढने और उनकी उम्र पहचानने का सारा काम उसी पर डाल दूंगा। उस किताबी कीड़े यू शियाओगांग से तो शियाओ वू लाख गुना ज्यादा भरोसेमंद है। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। यू शियाओगांग इस वक्त नॉटिंग सिटी की नॉटिंग एकेडमी में ही तो था। वो स्पिरिट हॉल से चोरी छिपे कई कीमती किताबें और एक कमाल की स्टोरेज बेल्ट लेकर आया था। मैंने मुस्कुराकर सोचा, चलो मास्टर जी, अब थोड़ा कष्ट उठाने का समय आ गया है। उसकी वो स्टोरेज बेल्ट काफी काम की चीज थी। इस बार वहां जाकर किताबें और बेल्ट दोनों उड़ा लूंगा, ताकि बाद में जब ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल बोन चुराने का प्लान बनाऊं तो आसानी रहे। रास्ता साफ होते ही मैं बिना वक्त गंवाए नॉटिंग सिटी की तरफ निकल पड़ा। करीब 6-7 घंटे के सफर के बाद मैं आधी रात को वहां पहुंचा। सिटी गार्ड्स की नजरों से बचते हुए मैंने एक सूनी दीवार ढूंढी और सीधे टेलीपोर्ट करके शहर के अंदर घुस गया। सड़कों पर सन्नाटा था। मैं तेजी से एक ऊंचे टावर पर चढ़ा और वहां से चांदनी रात में नॉटिंग एकेडमी का मुआयना करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि पूरे कैंपस में यू शियाओगांग के कमरे को छोड़कर बाकी सारे टीचर्स के कमरों की लाइटें बंद थीं। क्या सीन है भाई, ये यू शियाओगांग आधी रात को अकेलापन दूर कर रहा है क्या? इतनी रात गए तक जाग रहा है। मास्टर जी, लगता है आपका टाइम अब पूरा हो चुका है। मैंने स्नाइपिंग के लिए कुछ परफेक्ट लोकेशंस मार्क की और टेलीपोर्ट करके चुपचाप जमीन पर आ गया। 5-6 मिनट के अंदर मैं यू शियाओगांग के कमरे से ठीक 1500 मीटर दूर एक सबसे ऊंचे पॉइंट पर तैनात था। सब कुछ सेफ देखकर मैंने अपना दूसरा मार्शल सोल समन किया और बैरेट के स्कोप से अंदर का नजारा देखने लगा। कमरे के अंदर यू शियाओगांग स्पिरिट हॉल से चुराई किताबों को पागलों की तरह खंगाल रहा था और रोते हुए बड़बड़ा रहा था, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं थ्योरी की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन चुका हूँ, फिर भी मुझे अपने मार्शल सोल की कमियों को दूर करने का कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? मैं हार नहीं मानूंगा। वो 2-4 बार और चिल्लाया और बेदम होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी कीमती किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं और उसने अपने उस 10 कोर कंपटीशन थ्योरीज के नोट्स को किसी खजाने की तरह छाती से लगा रखा था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या रोना रो रहा है। मैंने अपनी 10% मेंटल पावर का इस्तेमाल करके एक चमचमाती गोली बनाई, उसे मैगजीन में लोड किया और राइफल को कॉक कर दिया। अपनी सांसों को काबू में करते हुए मैंने बैरेट का निशाना सीधे यू शियाओगांग के सिर पर सेट कर दिया। मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल वो ट्रांसपेरेंट बुलेट सीधे जाकर यू शियाओगांग को लगी। मैंने स्कोप से साफ देखा कि वो झटके से जमीन पर ढेर हो गया। मैंने तुरंत अपना मार्शल सोल वापस लिया और उसके कमरे की तरफ भागा। 5-6 मिनट में मैंने सीधे कमरे के अंदर टेलीपोर्ट किया। यू शियाओगांग जमीन पर बेजान पड़ा था। मैंने उसकी नब्ज चेक की, साला अभी भी जिंदा था। ये कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। एक नॉर्मल सोल मास्टर की मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। भले ही मैंने सिर्फ 10% मेंटल पावर यूज की थी, फिर भी उसे तो ऑन द स्पॉट मर जाना चाहिए था। खैर, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। मैंने यू शियाओगांग का हाथ झटके से हटाया और उसके 10 कोर थ्योरीज के नोट्स को किसी रद्दी की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया जो उसकी स्टोरेज बेल्ट के आगे अड़ंगा बन रहे थे। मैंने उसकी कमर से बेल्ट खींची और उसमें अपनी सोल पावर डाली। उसे चेक करते ही मेरी आंखें चमक उठी। बेल्ट में लगे हर रत्न में 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस था, यानी टोटल 24 क्यूबिक मीटर का भारी भरकम स्टोरेज। इससे भी बड़ी लॉटरी तो तब लगी जब मैंने देखा कि बेल्ट के अंदर कई हजार गोल्ड सोल कॉइन्स और एक गोल्ड सोल कॉइन कार्ड रखा था। मैंने कार्ड निकाल कर देखा, भाई साहब, इस पर 10,000 से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स बैलेंस था। किसने सोचा था कि ये किताबी कीड़ा इतना बड़ा छुपा रुस्तम और रईस निकलेगा? पर थोड़ा सोचने पर समझ आया कि वो एक ग्रैंड मास्टर था। स्पिरिट हॉल से हर महीने 10 गोल्ड कॉइन्स का भत्ता लेता था और पिछले 20-25 सालों से नॉटिंग एकेडमी में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। कोई खर्चा न होने की वजह से इतनी सेविंग्स होना लाजमी था। ऊपर से वह ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के चीफ का बेटा था, तो घर छोड़ते वक्त कुछ न कुछ माल तो समेट कर लाया ही होगा। इस अनपेक्षित खजाने को समेटने के बाद मैंने बेल्ट का बाकी सारा कबाड़ बाहर निकाला और कमरे में रखी स्पिरिट हॉल की सारी की कीमती किताबें फटाफट उसमें भरने लगा। जब मैं कमरे को खंगाल रहा था तो मेरा ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि यू शियाओगांग की बॉडी से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था और उसका मार्शल सोल लुओ सैनपाओ उस धुएं को अपनी तरफ खींचकर एब्जॉर्ब कर रहा था। 5-6 मिनट में स्पिरिट हॉल की सारी कीमती किताबों को पैक करने के बाद मैं धीरे से यू शियाओगांग के पास गया और बैरेट का मजल सीधे उसकी भौहों के बीच टिका दिया। इसे अभी मार देने से फ्यूचर में टैंग सैन का सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाता, लेकिन अगर इसे जिंदा छोड़ देता तो इसे मोहरा बनाकर बीबी डोंग को जाल में फंसाया जा सकता था। सही प्लानिंग से बीबी डोंग का गेम बजाना आसान हो जाता। मैं इसी कश्मकश में था कि तभी मेरे सोल रिंग से अचानक एक परछाई बाहर निकली। ये छोटे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? सोल रिंग से शियाओ वू को
इस तरह बाहर सिर निकालते देख मेरे तो तोते उड़ गए। ओरिजिनल स्टोरी में जब शियाओ वू ने टैंग सैन के लिए सैक्रिफाइस किया था तो उसकी आत्मा बिल्कुल धुंधली और कमजोर थी, जिससे बात करना नामुमकिन था। वो सिर्फ अपनी भावनाएं जता सकती थी। पर यहाँ तो सीन एकदम उल्टा था। शियाओ वू न सिर्फ मुझसे साफ साफ बात कर पा रही थी, बल्कि उसकी आत्मा इतनी सॉलिड थी कि मानो कोई असली बॉडी हो। ये भांपते हुए कि चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? मैंने तुरंत अपना मार्शल सोल और सोल रिंग वापस लेने की कोशिश की। अगले ही पल शियाओ वू और बैरेट दोनों गायब होकर वापस स्पेस में चले गए। चलो शुक्र है मामला अभी पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं गया है। मैंने जमीन पर पड़े यू शियाओगांग को देखा। क्या इस सब का कनेक्शन इससे है? ओरिजिनल स्टोरी में यू शियाओगांग के लुओ सैनपाओ का स्टेटस भी कुछ ऐसा ही था, जो बाहर रहकर खुद ब खुद रिएक्ट करता था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि पहले सिचुएशन को ठीक से ऑब्जर्व करना चाहिए। मैंने अपने बाएं पैर की सोल पावर को एक्टिवेट किया और अगले ही पल मैं एकेडमी के बाहर था। मैंने तुरंत एक होटल में कमरा बुक किया, दरवाजा बंद किया और दोबारा बैरेट को समन किया। मार्शल सोल के आते ही शियाओ वू फिर से सोल रिंग से बाहर आ गई। ये बदतमीज लड़के, तुमने उस वक्त मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया और मुझे वापस सोल रिंग के अंदर क्यों बंद कर दिया था? तुम्हें पता है अंदर कितनी बोरियत होती है? उस नन्ही रैबिट को कमर पर हाथ रखकर आंखें दिखाते देख मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने गंभीर होकर पूछा, तुम होश में कब आई? मुझे क्या पता, बस आंख खुली तो बाहर थी। शियाओ वू ने मुंह बनाते हुए कहा, और तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी आत्मा तक सैक्रिफाइस कर दी, तुम्हें 1,00,000 साल की सोल बोन दी। तुम्हारा हक क्या बनता है मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का? खड़ूस लड़के, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूंगी। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर वापस सोल रिंग के अंदर चली गई। मैंने थोड़ा अजीब महसूस किया, फिर आंखें बंद करके अपने मार्शल सोल को महसूस करने की कोशिश की। नहीं, कुछ तो बदला है। अगले ही पल मैंने झटके से आंखें खोली। मेरी बैरेट स्नाइपर में एक अजीब सी सॉलिडिटी आ चुकी थी। अब गोलियां बनने की स्पीड और उनकी डेंसिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। पर ऐसा हुआ कैसे? मैंने गहरी सांस लेकर अपना मूड ठीक किया और थोड़ा प्यार से सोल रिंग से कहा, नन्ही खरगोश बाहर आ जाओ ना, मेरी गलती थी, आई प्रॉमिस, अब तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मेरी बात खत्म होते ही सोल रिंग थोड़ी हिली और शियाओ वू ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला। मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे आंखें मत दिखाना। बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। चलो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम काओ यू है। अब बताओ तुम कब होश में आई और तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था क्या? आत्मा के रूप में शियाओ वू बंदूक की नली पर बैठ गई और अपने हाथ पर ठोड़ी रखकर सोचने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम उस कमरे में कुछ सामान ढूंढ रहे थे, और जहाँ तक अजीब बात की है, तुम्हारा वो मार्शल सोल उस बेहोश अंकल की बॉडी से कोई अजीब सी चीज खींच रहा था। और जैसे ही तुमने बंदूक का निशाना उस बूढ़े पर साधा, मुझे लगा कि मैं मार्शल सोल के जरिए बाहर आ सकती हूँ। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वह बॉडी से कुछ खींच रहा था। मैंने तुरंत असली पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। थोड़ा और सोचो, कुछ मिस तो नहीं हो रहा? शियाओ वू ने राहत की सांस ली। नहीं, अब कुछ याद नहीं है, जो पता था सब बता दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ बढ़ाकर अपना मार्शल सोल वापस गायब कर दिया। स्पेस में वापस खींचे जाने के बाद शियाओ वू को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कमीने लड़के, मैं जिंदगी में कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अगली सुबह जब बेहोश यू शियाओगांग को लोगों ने देखा तो पूरी एकेडमी में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल ने खुद बड़े बड़े हीलिंग सोल मास्टर्स को बुलाया, पर कोई भी उसकी इस हालत की वजह नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार एकेडमी खुलने के ठीक 7 दिन पहले यू शियाओगांग को होश आया। इन 7 दिनों में मैं अपने होटल के कमरे में बैठकर उसकी चुराई हुई कीमती किताबों और डेटा को खंगालता रहा। इतनी रिसर्च के बाद मेरे दिमाग में एक थ्योरी बैठ चुकी थी। पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट पर यू शियाओगांग का मार्शल सोल लुओ सैनपाओ इकलौता ऐसा मार्शल सोल था जिसके पास अपनी खुद की चेतना थी और जो बॉडी से अलग होकर लड़ सकता था। हो सकता है कि जब मैंने गोली चलाई तो लुओ सैनपाओ ने यू शियाओगांग को बचाने के लिए उस मेंटल अटैक को अपने ऊपर ले लिया हो, और मेरी बैरेट ने उसी प्रोसेस में लुओ सैनपाओ की उस कॉन्शियसनेस की एनर्जी को सोख लिया, जिससे शियाओ वू की आत्मा को यह सॉलिड रूप मिल गया। अब एकेडमी खुलने का समय आ चुका था। मुझे हर हाल में एकेडमी खुलने से एक दिन पहले नॉटिंग सिटी छोड़नी थी, ताकि मैं जाकर ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल बोन चुरा सकूं और टैंग हाउ के हत्थे चढ़ने से बच सकूं। उधर रात के वक्त यू शियाओगांग अपने कमरे में व्हील चेयर पर बैठा खाली बुक शेल्फ और अपनी सूनी कमर को देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से लाल थीं। क्यों? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया था? किसने मेरे साथ ये घटिया हरकत की? क्या ये उस कुतिया बीबी डोंग का काम है? बूम! तभी उसके सामने रखी मेज अचानक एक धमाके के साथ टूट गई। यू शियाओगांग डर के मारे कांप उठा। उसने पागलों की तरह अपने मार्शल सोल को समन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। सैनपाओ, बाहर आओ! सैनपाओ, कहाँ हो तुम? वो चीखा। बूम! तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। वो असल में एक गोली की आवाज थी। यू शियाओगांग के ठीक सामने फर्श पर एक गहरा गड्ढा हो गया था। अपने शरीर पर उस जबरदस्त शॉकवेव का दर्द महसूस करते ही यू शियाओगांग के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। मार्शल सोल पोजीशन। अगले ही पल उसका पेट अजीब तरह से बाहर निकल आया, कान बड़े बड़े हो गए और मुंह से नुकीले दांत बाहर आ गए। एक सुअर राक्षस के रूप में बदलते ही यू शियाओगांग चारों तरफ पागलों की तरह चीखने लगा। कौन है? आखिर कौन है वो? तुमने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया, क्या इतना काफी नहीं था? क्या तुम्हें उस कुतिया बीबी डोंग ने भेजा है? एकेडमी के बाहर सबसे ऊंचे पॉइंट पर तैनात मैं बैरेट के स्कोप से उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। तो अब ये अपने मार्शल सोल को अपनी बॉडी से बाहर समन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी। अपना मनचाहा कंफर्मेशन मिलते ही मैंने तुरंत अपना मार्शल सोल वापस ले लिया। इस बार मैंने शॉकवेव स्किल का यूज नहीं किया था, बस
बैरेट से कुछ नॉर्मल हवाई फायर किए थे, पर इतने ड्रामे से ही एकेडमी के कई सोल मास्टर्स अलर्ट हो चुके थे। मैंने अपने बाएं पैर की सोल पावर एक्टिवेट की और अगले ही पल वहां से रफू चक्कर हो गया। 7 दिन बाद नॉटिंग अर्ली लेवल सोल मास्टर एकेडमी के खुलने का दिन आ गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही टैंग सैन और ओल्ड जैक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर नॉटिंग सिटी की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ मैं उस झरने के बाहर पहुंच चुका था जहां क्या ब्लू सिल्वर एम्परर छिपी हुई थी। वहां पूरी रात इंतजार करने के बाद मैंने सुबह शियाओ वू को समन किया। काओयू, क्या तुम सच में श्योर हो कि इसके अंदर ब्लू सिल्वर एम्परर और उसका 1 लाख साल पुराना सोल बोन रखा है? शियाओ वू ने पूछा। ब्लू सिल्वर एम्परर तो पक्का यही है, पर सोल बोन का मैं 100% श्योर नहीं हूँ। शियाओ वू जैसे ही आगे कुछ पूछने वाली थी, मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जगह पर ब्लू सिल्वर एम्परर की रखवाली हो रही है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर यकीन नहीं है तो खुद अंदर जाकर देख लो। मुझसे काम भी निकलवाना है और एटीट्यूड भी ऐसा। शियाओ वू ने अपनी लंबी चोटी को झटका दिया, अपने हाथ बांधे मुंह फुलाया और झरने के बीच की तरफ तैरती हुई बढ़ गई। 1 मिनट बाद वह कामयाबी से उस छिपी हुई गुफा की पथरीली दीवार के पार पहुंच गई। मैं भी अपनी सेंसिंग पावर के जरिए टेलीपोर्ट होकर उसके ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। शियाओ वू वहां बिल्कुल बुत बनकर खड़ी थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अगर मेरे कहे मुताबिक यहाँ सच में ब्लू सिल्वर एम्परर मिल गई थी तो इसका मतलब गॉड ट्रायल्स और बाकी सारी बातें भी सच थी। उसे उसी शौक में छोड़कर मैं बिना वक्त गंवाए गुफा के अंदर की तरफ बढ़ गया। जल्द ही हम गुफा के आखिरी छोर पर एक चौड़े पत्थर के कमरे में पहुंचे जहां हमारे सामने एक बेहद खूबसूरत झूमती हुई ब्लू सिल्वर एम्परर का पौधा लगा था। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी बैरेट तानी। उसकी मैगजीन में पहले से ही मेरी 100% मेंटल पावर से चार्ज की हुई 10 स्पेशल गोलियां लोड थी। मैंने एक के बाद एक लगातार 10 फायर किए और वो सारी मेंटल बुलेट सीधे ब्लू सिल्वर एम्परर के तने में जाकर धंस गईं। अगले ही पल उस पौधे का झूमना हमेशा के लिए बंद हो गया। ये खौफनाक मंजर शियाओ वू से देखा नहीं गया। वो बिना कुछ बोले तुरंत वापस सोल कमरा के अंदर चली गई। मैंने तुरंत दीवार में बने उस सीक्रेट बॉक्स को ढूंढा जिसका जिक्र ओरिजिनल स्टोरी में था। जैसे ही मैंने उसकी एक छोटी सी दरार खोली, अंदर से एक बेहद शांत और प्योर एनर्जी की लहर बाहर आई। मैंने तुरंत बॉक्स को बंद कर अपनी बेल्ट में छुपा लिया। चलो भाई, ब्लू सिल्वर एम्परर की 1 लाख साल पुरानी राइट लेग बोन अब अपनी हुई। अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए मैंने पास ही पड़ी मृत ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा। इसका सोल रिंग मेरे मार्शल सोल के लिए सबसे बेस्ट था, पर क्योंकि ये पौधा अभी छोटा था तो इस रिंग की उम्र मुश्किल से 90 साल के आसपास रही होगी। मैं थोड़ा कशकश में था। ब्लू सिल्वर एम्परर बेहद रेयर है। पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट पर इकलौता यही एक पौधा था। अगर गलत रिंग एब्जॉर्ब कर भी ली तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पछताऊंगा, पर अगर अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर का मलाल रह जाएगा। भाड़ में जाए सब। मैं तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और उस सोल रिंग को अपनी तरफ खींचने लगा। मेरी अपनी बॉडी और ब्लू सिल्वर ग्रास का तालमेल इस पौधे के साथ इतना परफेक्ट था कि इस 100 साल से कम पुरानी रिंग को एब्जॉर्ब करने में मुझे रत्ती भर भी प्रेशर महसूस नहीं हुआ। मुश्किल से 15-20 सेकंड्स में एब्जॉर्प्शन पूरा हो। मेरी फर्स्ट सोल स्किल ब्लू सिल्वर डोमेन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। भले ही ये डोमेन अभी अपने शुरुआती स्टेज पर था, पर इसके पास एक कमाल की एबिलिटी थी, कैम्यूफ्लाज। इस पावर के मिलने के बाद अब मैं आगे चलकर अपनी उम्र से कई गुना बड़े और खतरनाक सोल बीस्ट को भी बिना किसी की नजर में आए चुपचाप एब्जॉर्ब कर सकता था। तभी मेरी नजर पास पड़े पौधे पर गई जो बड़ी तेजी से सूखकर पीला पड़ने लगा था। मैंने अपनी मेंटल पावर से चेक किया, उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। लो भाई, टैंग सैन की मम्मी का खेल हमेशा के लिए खत्म। और जब मैंने अपनी मेंटल पावर को जड़ के थोड़ा और गहरे हिस्से में डाला तो मुझे एक गजब की लाइफ फोर्स महसूस हुई। मैंने फुर्ती से वहां की मिट्टी खोदी तो सामने एक नीले सुनहरे रंग का बीज चमक रहा था। ब्लू सिल्वर ग्रास इस पूरे डोलुओ प्लेनेट का सबसे जिद्दी और कभी न खत्म होने वाला पौधा है। ब्लू सिल्वर एम्परर उनका राजा होने के नाते कभी पूरी तरह नहीं मर सकता। हाँ, अहिन की आत्मा जरूर खत्म हो चुकी थी, पर इस बीज से आगे जो भी नया पौधा उगेगा उसका पुरानी यादों से कोई लेना देना नहीं होगा। तभी मेरे खुराफाती दिमाग में एक धांसू आइडिया आया, क्यों न मैं इस ब्लू सिल्वर एम्परर की खेती करूं। जब भी मुझे नए सोल रिंग की जरूरत होगी इसे बड़ा करके काट लिया करूंगा और इसके रिंग्स एब्जॉर्ब कर लूंगा। भाई साहब, मैं तो कसम से पैदाइशी जीनियस हूँ। प्लान सेट करके मैंने अपनी बेल्ट से एक बढ़िया जेड बॉक्स निकाला और उस सीड ऑफ लाइफ को उसमें सेफ रख दिया। गुफा के अंदर अच्छी तरह चेक किया कि कोई सबूत न छूटा हो और वहां से सीधे रफू चक्कर हो गया। उसी वक्त रास्ते में ओल्ड जैक के साथ चल रहा टैंग सैन अचानक तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धत तेरे की, फिर से वही दर्द। आखिर मुझे हो क्या गया है? 1 महीने के अंदर इस दिल चीर देने वाले दर्द का झटका उसे दूसरी बार लगा था। क्या मुझे किसी ने जहर दे दिया है? उसके अंदर गुस्से और नफरत की एक अजीब सी आग भड़क उठी। दूर झाड़ियों में छिपे टैंग हाउ ने जब टैंग सैन की ये हालत देखी तो उसका दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। 3 दिन बाद एक सुनसान गुफा के अंदर से नीली सुनहरी रोशनी का वो तेज पुंज धीरे धीरे गायब हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और गहरी नींद से जागा। ब्लू सिल्वर एम्परर की 1 लाख साल पुरानी राइट लेग बोन मेरी बॉडी में पूरी तरह रिफाइन हो चुकी थी। ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही इसने मुझे 2 सबसे बेहतरीन पावर्स दी थी, फ्लाइंग और सेल रीजनरेशन। हीलिंग पावर का तो कहना ही क्या, टैंग सैन इसी के दम पर कैपिटल ऑफ स्लॉटर से जिंदा बचकर निकला था, पर मेरे लिए फ्लाइंग एबिलिटी सबसे ज्यादा कीमती थी। आखिर मैं एक स्नाइपर शूटर था। हवा में उड़ने का मतलब था जमीन के ऊंचे नीचे रास्तों की परवाह किए बिना एक गजब का वाइड व्यू मिलना। लंबी दूरी से अचूक निशाना लगाने की काबिलियत के साथ मिलकर मैं जमीन पर लड़ने वाले ज्यादातर सोल मास्टर्स के लिए एक जीता जागता दुस्वप्न बनने वाला था। मैंने बेल्ट से
वो जेड बॉक्स निकाला जिसमें ब्लू सिल्वर एम्परर का बीज था और साथ ही सोल रिंग से शियाओ वू को समन किया। अरे यार तुम क्या इंसान हो, मैं इतनी अच्छी नींद सो रही थी और तुमने मुझे फिर जगा दिया। अपनी अधूरी नींद पर झल्लाती हुई शियाओ वू मेरे सामने हवा में तैरने लगी। मैंने बेहद सीरियस होकर कहा, नन्ही खरगोश मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मुझे इतना गंभीर देखकर शियाओ वू ने भी अपने नखरे साइड में रखे। तुम्हें घास उगाना तो आता ही होगा? मैंने पूछा। अरे मैं घास खाती हूँ, कोई खेती नहीं करती, पहले कभी नहीं किया पर अब सीख सकती हूँ। फिर उसने थोड़ा उदास होकर कहा, वैसे भी तुम जितनी जल्दी गॉड बनोगे मैं उतनी ही जल्दी अपनी माँ से मिल पाऊंगी। शियाओ वू मना तो करना चाहती थी पर अपनी माँ की खातिर उसने दिल कड़ा करके हाँ कह दिया। उसे थोड़ा और मोटिवेट करने के बाद मैंने अपनी आगे की जर्नी हेवन डॉ सिटी की तरफ शुरू कर दी। करीब 5-6 घंटे के सफर के बाद थकान से चूर होकर मैं एक हाईवे के किनारे चाय की टपरी पर रुका। मैं अभी बैठा ही था कि पास वाली टेबल पर बैठे कुछ मुसाफिरों की बातचीत ने मेरा ध्यान खींच लिया। भाई आजकल के बच्चे भी बड़े खतरनाक हो गए हैं यार। नॉटिंग सिटी की उस जूनियर एकेडमी में एक नया टैलेंटेड स्टूडेंट आया है। मुश्किल से 6 साल का होगा पर साले ने मामूली सी कहासुनी में सामने वाले का काम तमाम कर दिया। ये सुनते ही मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं अपनी टेबल से उठा और उनके पास जाकर बोला, नमस्ते अंकल, आप लोग जो बात कर रहे थे मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, क्या मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ? उन दोनों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। सामने एक 7-8 साल के सीधे साधे बच्चे को खड़ा देख उनकी आंखों में एक चमक आ गई। हाँ क्यों नहीं छोटे मियाँ, बैठो तुम्हें बताते हैं। छोटे भाई हमारे साथ चलोगे क्या हमारे ठिकाने पर? बहनचोद ये तो चाइल्ड लिफ्टर निकले। मैंने बिना ज्यादा सोचे तुरंत अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास समन की और कुछ ही सेकंड्स में उसकी लताओं को उन दोनों की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया। पास ही खड़ा चाय की टपरी का मालिक जब मेरा मार्शल सोल और वो 1 लाख साल की ब्लड रेड सोल रिंग देखी तो वो चुपके से पीछे खिसकने लगा। सोल मास्टर साहब रहम करो, जान बख्श दो हमारी। दोनों किडनैपर्स गिड़गिड़ाए। मैंने लताएं थोड़ी और कसी टाइम वेस्ट मत करो, मुझे उस नॉटिंग सिटी के जीनियस लड़के के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। थोड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि वे टैंग सैन की ही बात कर रहे थे। उस लड़के ने एकेडमी के गार्ड को मार डाला था, लेकिन जब उसने अपना गॉड लेवल टैलेंट दिखाया तो एकेडमी मैनेजमेंट ने मामला वहीं रफा दफा कर दिया और उसे कोई सजा नहीं दी। तभी अचानक एक तगड़ा चौड़ी छाती वाला मिडिल एज्ड आदमी वहां आया और उसने उन दोनों नाकाम किडनैपर्स के चेहरों पर लात मारते हुए अपना मार्शल सोल एक्टिवेट किया। जायंट है, चिल्लाओ मत, इसे किसी भी कीमत पर भागने मत देना। उस आदमी ने अपने साथियों को ऑर्डर दिया, इस उम्र में जो सोल मास्टर बन जाए उसका इनहेरिटेड सोल पावर लेवल 7 से कम नहीं होगा। ऊपर से इसका मार्शल सोल सिर्फ एक बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास है, यानी ये किसी बड़े खानदान से नहीं है। आज इसे पकड़ लिया तो अगले 3 साल तक ऐश करेंगे। मैंने उसकी पावर्स को स्कैन किया। उस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा यही था जो कि सिर्फ एक लेवल 30 सोल एल्डर था। मैंने बिना कोई रिस्क लिए तुरंत अपनी बैरेट राइफल समन की और स्कोप का क्रॉसहेयर निशाना सीधे उस बड़े बंदर के सीने पर सेट कर दिया। बंदर मैन के सीने में एक बड़ा सा छेद हो गया और वह सीधे पीठ के बल जमीन पर ढेर हो गया। मैंने उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। अगली कुछ गोलियों की आवाज हुई और सबसे पहले गिरने वाला वो चाय की टपरी का मालिक था जो भागने की फिराक में था। बाकी के लोग जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागे पर मैंने अपनी लेग बोन की फ्लाइंग एबिलिटी का यूज किया और सीधे हवा में उड़ गया। आसमान से मैंने बैक टू बैक कई शॉट्स दागे। कुछ ही पलों में सिर्फ एक लेवल 10 सोल मास्टर जिंदा बचा था। मैं हवा से उड़ता हुआ सीधे उसके सामने उतरा। चलो बको, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने बंदूक उसकी खोपड़ी पर टिका दी। मालिक रहम करो, हम लोग फानोस ऑक्शन हाउस की स्लेव कैप्चरिंग टीम है। पास ही में हमारा एक सीक्रेट बेस है। हमारे लीडर यही हाओ गे थे जो अभी मारे गए। बेस पर सिर्फ 3 लेवल 20 सोल ग्रैंड मास्टर्स रखवाली कर रहे हैं। 2 मिनट में पूछताछ खत्म करने के बाद मैंने बिना किसी हमदर्दी के उसकी गर्दन मरोड़ दी। उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया था, इसलिए पूरी टीम का सफाया करना जरूरी था। 10 मिनट बाद हाईवे से हटकर एक छोटे से कच्चे रास्ते पर मुझे कुछ कमरों वाला एक छोटा सा अहाता दिखा। मैंने बैरेट को वापस भेजा। अब समय था अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की रियल कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का। जैसे ही मैं अहाते के मेन गेट पर पहुंचा, एक दुबला पतला आदमी वहां से बाहर निकला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास समन की। अगले ही पल मेरी लताएं बिजली की स्पीड से बढ़ी और उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। मेरी सोल रिंग और मार्शल सोल देखकर वो तुरंत समझ गया ये तो वही शिकार है जिसके पीछे बॉस गए थे। एक सिंगल रिंग वाला ब्लू सिल्वर ग्रास यूजर हमारी कस्टडी में खुद चल कर आया है। उसने अपना मार्शल सोल समन करके पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, पर मैंने उसे कोई सोल स्किल यूज करने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत उसकी गर्दन तोड़ दी। अंदर से आवाज सुनकर बाकी के 2 बंदे घबराकर बाहर भागे और उन्होंने तुरंत अपने अपने मार्शल सोल समन किए। एक का मार्शल सोल प्रेइंग मेंटिस था जिसके पास 2 येलो सोल रिंग्स थीं और उसकी कोहनियों पर धारदार ब्लेड्स निकले हुए थे। दूसरे का मार्शल सोल एक आयरन रॉड था जिसकी रिंग्स एक व्हाइट और एक येलो थी। मैंने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को किसी क्रैकेन ऑक्टोपस के टेंटाकल्स की तरह कंट्रोल किया और उन दोनों पर अंधाधुंध हमला बोल दिया। कुछ ही सेकंड्स में उनके शरीर पर खून के गहरे निशान छप गए। मेंटिस मैन का ध्यान जैसे ही भटका, ब्लू सिल्वर ग्रास की कई लताएं उसके चेहरे के सामने आ गईं। मेंटिस एक हाई लेवल मार्शल सोल है, फिर भी मैं इस मामूली घास को काट क्यों नहीं पा रहा? उसने अपनी कोहनी के ब्लेड से लताओं को काटने की कोशिश की, पर टकराते ही उसके होश उड़ गए। इस ब्लू सिल्वर ग्रास की मजबूती किसी फौलाद जैसी थी। इर्गो, रास्ता साफ कर, मेंटिस मैन चिल्लाया। आयरन रॉड वाला बंदा बिना देर किए अपनी दूसरी सोल स्किल एक्टिवेट करके हवा में ऊंचा उछला। उसकी पीली सोल रिंग चमकी और उसके लोहे के डंडे के चारों तरफ एक भारी परछाई बन गई, जिससे डंडा कई गुना मोटा दिखने लगा। गेट के बाहर खड़े खड़े मैंने अपनी आंखें मींची और भी ज्यादा लताओं को उनकी तरफ दौड़ाया।
आयरन रॉड वाला बंदा अपने साथी को रास्ता देने के लिए पागलों की तरह डंडा घुमाता रहा, पर कुछ ही सेकंड्स में लताओं के कोड़ों से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वो दूर जा गिरा। उसके पीछे छिपा मेंटिस मैन इस मौके का फायदा उठाकर लताओं के चक्रव्यूह को तोड़कर अहाते से बाहर आ गया। उसने तुरंत अपनी दूसरी सोल स्किल एक्टिवेट की। अपने दोनों ब्लेड्स को आगे रखकर वह अपने बाएं पैर पर एक लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा, जिससे हवा में सैकड़ों धारदार ब्लेड वेव्स चारों तरफ उड़ने लगी। मैंने अपनी पावर्स को और नहीं रोका। मेरे बाएं पैर की सोल पावर चमकी और मैं सीधे अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो गया। मुझे तो एक खरोंच तक नहीं आई, पर पास ही जख्मी पड़ा वो आयरन रॉड वाला बंदा उस मेंटिस मैन की ही ब्लेड वेव्स की चपेट में आकर छलनी हो गया। जैसे ही मेंटिस मैन का घूमना बंद हुआ, उसे आसपास देखने का मौका भी नहीं मिला। मैं हवा में ठीक उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। क्रैक। मेंटिस मैन की लाश जमीन पर ढेर हो गई। आधे घंटे तक पूरे बेस को अच्छे से खंगालने के बाद मैं एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अहाते के कमरे से बाहर निकला। मेरे हाथों में 6000 गोल्ड सोल कॉइन्स और एक छोटे से बॉक्स में रखा एक अजीब सा काले रंग का पत्थर था। साले स्लेव ट्रेडर्स काफी मालदार थे। मैंने उस काले पत्थर को उठाकर सूंघा तो उसमें से एक अजीब सी तीखी और गंदी बदबू आ रही थी। ये क्या बकवास चीज है भाई? मैं अभी सोच ही रहा था कि इसे किसी जौहरी को दिखाऊं या नहीं कि तभी शियाओ वू सोल रिंग से बाहर टपक पड़ी। छी, जल्दी जल्दी इस बकवास चीज को फेंक दो। शियाओ वू का चेहरा थोड़ा लाल हो चुका था। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। ये चीज तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के यूज करने के लिए नहीं है, इसे तुरंत फेंक दो। बोलते बोलते वो थोड़ा शर्माकर पीछे हटने लगी। उसका ये शर्माना और चेहरे का रंग देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे भाई, कहीं ये गोल्डन एफ्रोडिसियक तो नहीं है? ये तो शरीर की ताकत और सहनशीलता को बढ़ाने वाली एक नंबर की चीज थी। मैंने हंसते हुए वो पत्थर उसकी तरफ बढ़ाया। नन्ही खरगोश, क्या तुम देखना चाहती हो कि इस गोल्डन एम्बर का असर कैसा होता है? हवा में तैरती शियाओ वू मुझे किसी बुद्धू की तरह देखने लगी। काओयू, तुम्हें पता है कि यह गोल्डन एम्बर है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि इसका असली यूज क्या है, राइट? उसकी इस झेप को देखकर मेरा मन उसे थोड़ा और चिढ़ाने का हुआ। मुझे सब पता है। ये बॉडी को फौलाद जैसा मजबूत बनाता है। मैं इसे कुछ दिनों बाद खुद कंज्यूम करने वाला हूँ। शियाओ वू ने अपना सिर पीट लिया। शरीर मजबूत बनाना क्या बकवास लॉजिक है? मैंने उसे और ज्यादा परेशान न करते हुए सीधे सच बताया। देखो शियाओ वू, इस गोल्डन एम्बर को अगर कोई फायर एट्रीब्यूट सोल मास्टर सही तरीके से मेल्ट करके दे तो ये मेरी फिजिकल लिमिट्स को इतना बढ़ा सकता है कि मैं अपनी उम्र से कई हजार साल बड़ी सोल रिंग्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकूं। तुम भी यही चाहती हो ना कि मैं उस बीबी डोंग से पहले गॉड बनूं? शियाओ वू ने झेमकर एक ठंडी सांस ली और सीधे वापस सोल रिंग के अंदर भाग गई। मैंने उस करीब 5000 साल पुराने गोल्डन एम्बर को अच्छे से पैक करके रख लिया। चलो, ये माल भी अपनी किस्मत में था। इसके बाद मैंने सारी लाशों को ठिकाने लगाया और दोबारा हेवन डॉ सिटी की तरफ जाने वाले हाईवे पर बढ़ गया। पूरे 1 महीने तक रास्ते में कड़ी ट्रेनिंग और सफर करने के बाद मैं आखिरकार आलीशान हेवन डॉ सिटी के मेन गेट पर पहुंच चुका था। शहर के अंदर कदम रखते ही थोड़ी दूर पर जमा भीड़ से मुझे कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। फेंग शियाओतियन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे पूरे 5 साल बड़े हो। फेंग शियाओतियन, तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो, सो प्लीज गेट लॉस्ट। चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं, ब्लेजिंग एकेडमी की फायर वू थी। उसने गुस्से में आसपास की भीड़ पर नजर दौड़ाई, पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिट, कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास के इवोल्यूशन की वजह से मेरी बॉडी और लुक किसी ग्रीक गॉड जैसे अट्रैक्टिव हो चुके थे, जिससे मैं उस भीड़ में बिल्कुल अलग और चमकता हुआ दिख रहा था। फायर वू के शातिर दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वह फेंग शियाओतियन की तरफ मुड़ी और चिल्लाई, फेंग शियाओतियन, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है, अब मेरा पीछा करना बंद करो। इतना कहकर वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ दौड़ी और अपनी बाहें फैलाकर मुझ पर झपट पड़ी। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए चुपचाप 2 कदम पीछे ले लिए। धड़ाम! फायर वू सीधे मुंह के बल मेरे जूतों के पास आकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर फेंग शियाओतियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। कमीने लड़के, मेरी फायर वू से दूर रहे। वह दहाड़ा। जमीन पर पड़ी फायर वू, जो शर्म के मारे वहीं मरने का नाटक कर रही थी, अपना सूजा हुआ चेहरा लेकर गुस्से में खड़ी हुई और फेंग शियाओतियन पर चिल्लाई, फेंग शियाओतियन, चिल्ला क्यों रहे हो भाई? दिमाग खराब है? फायर वू के चिल्लाते ही मैं बिना कुछ बोले पीछे मुड़ा और भीड़ से बाहर निकलने लगा। मुझे इस फालतू ड्रामे में नहीं पड़ना था, लेकिन साला मेरी किस्मत फायर वू मेरे पीछे पीछे दौड़ती हुई आ गई है। सुनो, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कौन सी सिटी की एकेडमी में पढ़ते हो? क्या तुम हमारी ब्लेजिंग एकेडमी में आना चाहोगे? मैं तुम्हें स्पेशल कोटा से डायरेक्ट एडमिशन दिलवा सकती हूँ। कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैंने उसका हाथ झटका और वहाँ से निकलने की कोशिश की। अरे एक बार सोच तो लो, हमारी एकेडमी सच में बहुत बढ़िया है। ब्लेजिंग एकेडमी के प्रिंसिपल की बेटी होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी एकेडमी के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट्स ढूंढूं। मैं थोड़ा परेशान हो गया और उसे दोबारा मना करने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी स्टोरेज बेल्ट में रखे उस गोल्डन एम्बर का ख्याल आया। सामने खड़ी ये 12 साल की फायर वू, जो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा एक सोल ग्रैंड मास्टर रही होगी, इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उससे मुझे कोई खतरा भी नहीं था। ये सोचते ही मैंने अपने चेहरे के ठंडे एक्सप्रेशंस गायब किए और 1 सेकंड में गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए मुस्कुराकर फायर वू का हाथ पकड़ लिया। अरे फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे फीयू बुला सकती हैं। सच कहूँ तो मुझे आपसे वाकई एक हेल्प चाहिए थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, फायर वू का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस बार वो सच में शर्मा गई थी। उधर सोल स्पेस के अंदर शियाओ वू मुझे कमीना कमीना गाली देने लगी, पर मैंने सीधे उसकी आवाज ब्लॉक म्यूट कर दी। फायर वू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। मेरा नाम फायर वू है, तुम मुझे शियाओ वू बुला सकते हो। ये सुनते ही मेरा मुंह अजीब तरह से टेढ़ा हो गया। भाई साहब, साला टैंग सैन की शियाओ वू को मारने के बाद अब सीधे सामने एक और शियाओ वू आ गई थी।
इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। मैंने कहा फायर वू जी क्या आप इस वक्त फ्री हैं? मुझे आपसे एक जरूरी काम था। इतना कहकर मैंने उस ब्लश करती हुई फायर वू को सीधे हाथ से खींचा और पास ही के एक होटल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही होटल का बोर्ड और वहाँ का माहौल फायर वू को समझ आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ा। आजकल के बच्चे इतने चालू होते हैं क्या? तुम इस तरह के घटिया लड़के हो? मैंने तुरंत सफाई दी। अरे फायर वू जी आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में आपसे बस एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूँ। मैंने पास ही खड़े मजे ले रहे होटल मैनेजर की तरफ देखा और एक गोल्ड सोल कॉइन काउंटर पर फेंका। हेलो भाई, एक कमरा देना। होटल मैनेजर ने मेरी तरफ एक बेहद ही कमीनी और अर्थपूर्ण मुस्कान उछाली। ऊपर जाकर राइट साइड में तीसरा कमरा आपका है, छोटे चौधरी। फायर वू ये सब देख रही थी। उसकी नजरें अब धीरे धीरे बर्फीली हो रही थी। हंसो मत, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या गुल खिलाने वाले हो। मैं आगे आगे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। कमरे में घुसते ही मैंने फटाफट दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। मेरी इस फुर्ती को देखकर फायर वू की आंखों में खौफ और बढ़ गया और उसने अंदर ही अंदर अपनी सोल पावर एक्टिवेट कर ली। पर मैंने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो गोल्डन एम्बर पत्थर उसके सामने रख दिया। फायर वू जी क्या आपको पता है कि ये क्या चीज है? फायर वू बिल्कुल सन्न रह गई। मैंने तुरंत एक कहानी गढ़ी। ये एक रेयर खजाना है जो मुझे गलती से मिला था। मुझे इसे मेल्ट पिघलाने के लिए आपकी फायर पावर की जरूरत है। उस काले कलूटे पत्थर को देखकर फायर वू का चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो गया। अच्छा भाई, तो कुल मिलाकर ये सारा रायता उसकी अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से फैला था। उसने एक ठंडी सांस ली, अपनी आंखें घुमाई और पत्थर मेरे हाथ से ले लिया। उसने उसे अपनी आग वाली सोल पावर से पिघलाना शुरू किया। जैसे ही उसकी सोल पावर उस पत्थर में गई, पूरे कमरे में एक गजब की तीखी और मदहोश करने वाली खुशबू फैल गई। उस काले पत्थर पर धीरे धीरे सुनहरे धब्बे उभरने लगे और वो एक डार्क गोल्डन लिक्विड में बदल गया। फायर वू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अभी थोड़ा काम है तो मैं आपको और रोकूंगा नहीं। मैंने एक हाथ से दरवाजा खोला और बाहर जाने का इशारा किया। फायर वू बिल्कुल पागलों की तरह खाली दिमाग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने फुर्ती से दरवाजा बंद किया, बेड पर पालथी मारकर बैठा और उस पूरे गोल्डन एम्बर लिक्विड को एक बार में निगल गया। उसे पचाते ही मेरे पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। नस नस में खून उबलने लगा और मेरी स्किन का रंग हल्का लाल होने लगा। माथे से पसीना लगातार बह रहा था। 10 मिनट बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर की क्षमता काफी बढ़ चुकी थी। अब मैं आराम से अपने दूसरे सोल रिंग के लिए किसी 5000 साल पुराने सोल बीस्ट को टारगेट कर सकता था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने फायर वू अभी भी वहीं खड़ी थी। तुम अभी तक यहीं हो? मैंने पूछा। ये क्या बकवास बात है कि तुम अभी तक यहीं हो? क्या कोई इंसान ऐसे बात करता है? फायर वू ने अपने घूं से भींचे खड़ी हुई और हाथ पैर स्ट्रेच करते हुए बोली, छोटे भाई फी यू, एक सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं कि एक सोल मास्टर की असली लाइफ लड़ाइयों से ही निखरती है। चलो सीधे सोल एरिना चलते हैं। आज तुम्हारी ये दीदी तुम्हें सिखाएगी कि एक असली सोल मास्टर कैसे लड़ा करते हैं। मैंने अपने कंधे उचकाए। आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से लड़ाई सीखने की जरूरत है। हम दोनों बहस करते हुए नीचे उतरे। होटल का मैनेजर मुझे एक बेहद ही संदेहास्पद और तरस भरी नजरों से देख रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, अरे यार लानत है, मुझे अच्छे से याद है ये लड़की अभी कुछ मिनट पहले ही अंदर गई थी और इतनी जल्दी बाहर भी आ गई। उसकी उस हमदर्दी भरी नजर को इग्नोर करते हुए मैंने रूम चेकआउट किया और वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर पर फेंग शियाओतियन बिल्कुल देवदास की तरह लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। जैसे ही उसने फायर वू की आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी नजरों में फायर वू मेरा हाथ पकड़कर एक होटल से बाहर निकल रही थी। ऊपर से एक सोल मास्टर की तेज नजर होने की वजह से उसने साफ देख लिया था कि मेरा पूरा कपड़ा पसीने से भीगा हुआ था, जो कि गोल्डन एम्बर पचाने की वजह से था। फेंग शियाओतियन ने आसमान की तरफ सिर उठाया और एक जोरदार चीख मारी। नहीं, मुझे समझ आ गया कि पतली गली से निकलने का यही सही मौका है। मैंने फायर वू की तरफ हाथ फैलाया। फायर वू जी, आई थिंक आपको अपने इस दोस्त को थोड़ा संभालना चाहिए। इसे शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इतना कहकर मैंने अपने पैरों में सोल पावर डाली और हवा की स्पीड से वहां से रफू चक्कर हो गया। अगली सुबह मैं तड़के ही हेवन डॉ सिटी से बाहर निकल गया और सीधे सनसेट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। 7 दिनों के सफर के बाद मैं फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में एक बेहद ही छिपी हुई और सुनसान पहाड़ी घाटी में पहुंचा। शियाओ वू धीरे से सोल रिंग से बाहर आई। यहाँ धूप भी अच्छी है और पास में पानी का सोर्स भी है। ब्लू सिल्वर ग्रास उगाने के लिए ये जगह परफेक्ट है। पर क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पूरी घाटी में किसी चिड़िया या जानवर की आवाज तक नहीं आ रही। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हवा में एक तेज गूंज सुनाई दी। एक चमकदार सुनहरे रंग का लाइट पिलर रोशनी का खंभा सीधे मेरी तरफ लपका। मैंने तुरंत अपने बाएं पैर की सोल पावर एक्टिवेट की और अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो गया। वो लाइट बीम सीधे मेरे पीछे की चट्टान से टकराई और पत्थर के परखच्चे उड़ गए। मैं और शियाओ वू हवा में प्रकट हुए। हमारी नजर नीचे पड़ी, जहाँ एक करीब 20-25 मीटर लंबा और पानी के ड्रम जितना मोटा एक अजीब सा अजगर फन फैलाए खड़ा था। इस सांप की उम्र कितनी होगी लगभग? मैंने पूछा। शियाओ वू ने उसे ध्यान से देखा। ये एक 5000 साल पुराना क्रश्ड गोल्ड पाइथन है। ये जहरीला नहीं होता, पर इसके पास अपने शरीर का रंग बदलकर आसपास के माहौल में छिपने कैम्यूफ्लाज की गजब की एबिलिटी होती है। ये छिपकर हमला करने में एक्सपर्ट है और इसके मुंह से निकलने वाली एनर्जी बीम काफी पावरफुल होती है, पर उसे चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने बिना कोई चांस लिए तुरंत अपनी बैरेट राइफल समन की और उसका निशाना सीधे उस अजगर पर सेट कर दिया। धाएं, एक जोरदार धमाके के साथ उस सांप के शरीर के बीचों बीच एक बड़ा सा खूनी छेद हो गया। वो दर्द से बिलबिला उठा, अपनी जान बचाकर झाड़ियों की तरफ भागने लगा। मैंने तुरंत टेलीपोर्ट किया और सीधे उसके सिर के ठीक ऊपर प्रकट हुआ। इस बार मैंने बैरेट का रैपिड फायर मोड ऑन कर दिया। अजगर का पूरा सिर चिथड़े चिथड़े होकर हवा में उड़ गया। कुछ ही पलों में उसकी बॉडी से एक चमकीला बैंगनी रंग का पर्पल सोल रिंग बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। शियाओ वू ने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उड़ती हुई मेरे पास आई। तुम्हारा ये अजीब सा मार्शल सोल सच में लगातार फायर कर सकता है। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तुम्हारी सोल पावर अभी सिर्फ लेवल 20 पर है।
और तुम्हारे इस नॉर्मल अटैक की पावर किसी सोल किंग जैसी है। मैंने स्पिरिट हॉल की इतनी किताबें पढ़ी हैं, पर आज तक ऐसा खौफनाक मार्शल सोल कभी नहीं देखा। मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ और मैंने हल्की सी खांसी की लो, अब देख लिया ना। उसके उस हैरान और थोड़े ईर्ष्या भरे चेहरों को इग्नोर करते हुए मैंने बैरेट वापस भेजी और जमीन पर उतरा। जमीन पर पड़े उस सांप के क्षत विक्षत शरीर को देखकर शियाओ वू बड़बड़ाई। तभी मैं सोचूं कि इस पूरी घाटी में एक भी चिड़िया क्यों नहीं चहक रही थी। सब इस साले के डर से भागे हुए थे। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। शियाओ वू, क्या हम अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर के उस बीज को सीधे इस सांप की डेड बॉडी के ऊपर प्लांट उगा सकते हैं? एक प्लांट एट्रीब्यूट सोल बीस्ट के लिए यह बॉडी तो किसी सुपर फर्टिलाइजर का काम करेगी ना। शियाओ वू ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा, कुछ देर सोचा और अपने दिमाग में मौजूद नॉलेज की कुछ पुरानी किताबें पलटते हुए बोली, प्लांट एट्रीब्यूट पौधा तत्व वाले सोल बीस्ट्स दूसरी डेड बॉडीज से एनर्जी सोखकर अपनी ग्रोथ तेज तो कर सकते हैं, पर ब्लू सिल्वर ग्रास एक एक्सेप्शन अपवाद है। ये बहुत ज्यादा कमजोर होती है। मुझे तो शक है कि 100 साल से कम की ब्लू सिल्वर ग्रास को कोई प्लांट एट्रीब्यूट बीस्ट मानेगा भी या नहीं। एक आम घास इस अजगर की भारी भरकम एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फट जाएगी, लेकिन हमारे पास ब्लू सिल्वर एम्परर का वो बीज है। हम उसकी रीग्रोथ की मदद से इस एनर्जी को गाइड कर सकते हैं। भले ही शुरुआत में सर्वाइवल रेट कम हो, पर चांस पूरा है। एक बार जो पौधा इस कीचड़ और एनर्जी में बच गया, उसे हम अपनी फर्स्ट जनरेशन मानकर आगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। 3-4 बार ऐसा करने के बाद हम ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बिल्कुल नई और धाकड़ ब्रीड प्रजाति तैयार कर लेंगे। शियाओ वू जैसे ही पूरे जोश में काम शुरू करने के लिए नीचे कूदने वाली थी, वो बीज अब एक छोटे से पौधे का रूप ले चुका था और अजीब तरह से झूम रहा था। तभी एक हैरत अंगेज नजारा दिखा। उस घाटी में करीब 50-60 मीटर के दायरे में जितनी भी आम ब्लू सिल्वर ग्रास उगी हुई थी, वो सब इस छोटे से पौधे की तरफ झुक गईं। उन सभी घास की पत्तियों से हरे रंग के चमकीले लाइट पार्टिकल्स हवा में उठे और सीधे ब्लू सिल्वर एम्परर के इस नन्हे पौधे में समाने लगे। जैसे जैसे वो अनगिनत हरी रोशनियां इसके अंदर मर्ज हुई, पौधे से नई कोपलें और पत्तियां फूटने लगीं और उसकी हाइट तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जिन घासों ने अपनी लाइफ फोर्स जीवन शक्ति डोनेट की थी, वो सब सुस्त पड़ गईं और कुछ तो पीली होकर सूख गईं। मैंने शियाओ वू से कहा, नन्ही खरगोश जरा पास जाकर इस पौधे को चेक करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शियाओ वू की आंखें चमकी, वह तुरंत आगे बढ़ी और अपनी उंगली को पौधे की एक पत्ती पर रखकर उसकी चेतना को सेंस करने लगी। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस बार जो लाइफ फोर्स इसे मिली है, वो पिछली बार से कई गुना ज्यादा बड़ी और प्योर थी। इस छोटे बच्चे को बहुत तगड़ा फायदा हुआ है। इसकी सोल अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये सिर्फ अपने इमोशंस ही नहीं, बल्कि हम दोनों से सीधे कम्युनिकेट बात भी कर सकता है। काओ यू, क्यों न हम इसी घाटी की घास से अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करें? तुम तब तक हमारे लिए एक छोटा सा शेल्टर झोपड़ी तैयार कर लो। अगले कुछ दिन हम यहीं कैंपिंग करेंगे। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं तुरंत उस क्रश्ड गोल्ड अजगर की लाश के पास गया, बैरेट राइफल समन की और उसका फुल ऑटो मोड ऑन करके लाश पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 15-20 शॉट्स के बाद मेरी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो गई, पर वो सांप की लाश अब पूरी तरह कीमा एकदम गल चुकी बन चुकी थी। मैंने अपनी बेल्ट से लोहे का फावड़ा निकाला और आसपास की उपजाऊ मिट्टी खोदकर उस कीमे के ऊपर एक मोटी लेयर बिछा दी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरा एरिया मिट्टी से ढक चुका था। मैंने दोबारा शियाओ वू को बुलाया। अब हम दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम कर रहे थे। हमने बेहद सावधानी से आसपास से अच्छी क्वालिटी की आम ब्लू सिल्वर ग्रास की जड़ें खोदी और उन्हें उस सांप की म्यूटेटेड मिट्टी रिच सॉइल पर एक एक करके प्लांट करना शुरू किया। शाम होते होते हमारा काम खत्म हुआ। मैंने सीधे होकर अपनी अकड़ी हुई और दर्द करती कमर को सहलाया और तुरंत ब्लू सिल्वर एम्परर की वो हीलिंग सोल स्किल एक्टिवेट की। जैसे ही शरीर में वो ठंडी और रिफ्रेशिंग लहर दौड़ी, मेरा सारा दर्द गायब हो गया। थैंक्स सैन, तुम्हारी मम्मी की ये सोल बोन सच में कतई जहर चीज है, मजा आ गया। उधर शियाओ वू किसी एक्सपर्ट साइंटिस्ट की तरह एक डायरी और पेन निकालकर पूरी शिद्दत से नोट्स बनाने में जुट गई थी। सोल कैलेंडर वर्ष 2-6-3-7-1 8 फरवरी ब्लू सिल्वर ग्रास की न्यू ब्रीड नई प्रजाति का कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट आज से शुरू। फर्स्ट बैच 103 स्पेशल ब्लू सिल्वर ग्रास के पौधे। एनर्जी सोर्स 5000 साल पुराना मेटल एंड अर्थ ड्यूल एट्रीब्यूट सोल बीस्ट क्रश्ड गोल्ड पाइथन। उसको इस तरह पूरी लगन से काम करते देख मैंने आगे बढ़कर उसके लंबे बालों को प्यार से सहलाया। इस सुनसान घाटी की खामोशी में मेरे दिल में एक ऐसा संकल्प जागा जो पहले कभी नहीं था। नन्ही खरगोश, मैं वादा करता हूँ, मैं हर हाल में उस बीबी डोंग से पहले गॉड बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस दुनिया में पूरी तरह दोबारा जिंदा करूंगा। सनसेट फॉरेस्ट के बाहर वो जो घाटी है ना, वो अब पूरी तरह से इन ब्लू सिल्वर ग्रास यानी नीली घास का अड्डा बन चुकी है। मैं वैली के बिल्कुल अंदर से धीरे धीरे बाहर आता हूँ और भाई साहब, मेरे पैर रखते ही ये घास खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है। 1 साल पूरा हो गया है यार। मेरी हाइट भी अब 4.5-5 फीट के आसपास हो गई है और बॉडी पहले से काफी ज्यादा सॉलिड हो चुकी है। चेहरे का वो बचपना अब गायब है, नैन नक्श एकदम तीखे हो चुके हैं। पर बॉस, इस वक्त मुझे अपनी इस हैंडसमनेस को निहारने का कोई शौक नहीं है। मैंने आसपास एक नजर दौड़ाई और अपनी स्टोरेज बेल्ट से खून से लथपथ एक हाथ बाहर निकाला। ये 7000 साल पुराने क्लाउड रेड टाइगर का मांस था, यानी इन नन्हे उस्तादों के लिए स्पेशल दावत। मैंने जैसे ही वो टुकड़ा हवा में उछाला, भाई साहब, जमीन पर गिरते ही पूरी वैली में जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। सर सर सर, लाखों नीली घास एक पल में जिंदा हो गईं। पत्तियां जमीन पर रेंगती हुई भूखे भेड़ियों की तरह उस मीट के टुकड़े पर टूट पड़ी। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे लड़ो मत भाई, सबको मिलेगा। इसके साथ ही मेरा ब्लू सिल्वर डोमेन एक्टिव हो गया।
एक ठंडी शांत वेव पूरी घाटी में फैल गई। तब जाकर मरने मारने पर उतारू ये घास थोड़ी शांत हुई। आधे घंटे में आज का दाना पानी खत्म हुआ। बाहर की घास को सहलाकर शांत करने के बाद मैं वापस वैली के अंदर अपनी लकड़ी की कुटिया के पास आया। वहाँ करीब 15 फीट ऊंची ब्लू सिल्वर एम्प्रेस यानी अपनी शाओ लैन एकदम शांत खड़ी थी। उसकी पत्तियां आज भी नीली और सुनहरी थीं, इतनी चमकदार और प्योर कि भाई देखकर ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाएं। बाहर की उन खूंखार घासों के मुकाबले शाओ लैन सच में एक शालीन और ग्रेसफुल क्वीन लगती थी। वहीं कुटिया के चारों तरफ अलग अलग वैरायटी की दर्जन भर नीली घास उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बोई हुई थी। इनमें से जो सबसे कमजोर वाली थी ना, वो भी भाई साहब 10,000 साल पुरानी होने वाली थी। इन्हें बाहर ले जाओ तो अच्छे अच्छे कल्टीवेटर्स के पसीने छूट जाएं। अपनी शाओ वू इन्हीं घासों के बीच मंडरा रही थी, हाथ में डायरी लिए लगातार उनका स्टेटस नोट कर रही थी। हालांकि वो सिर्फ एक सोल बॉडी यानी आत्मा थी, पर इस एक साल में उसने अपनी पूरी जान इन घासों को पालने में लगा दी थी। सच कहूं, अगर वो न होती तो मेरी ये वैली आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। मेरे कदमों की आवाज सुनकर शाओ वू ने सिर उठाए बिना ही पूछा, आज का खाना पीना हो गया बाहर का? मैंने हाँ में सिर हिलाया और शाओ लैन के पास जाकर दोबारा अपना डोमेन चालू किया ताकि उससे मेंटल कनेक्शन बना सकूं। शाओ लैन, कैसी तबीयत है? क्या अगले राउंड का सैक्रिफाइस झेलने के लिए रेडी हो? उधर से तुरंत एक बेहद सॉफ्ट आवाज आई। हाँ बिल्कुल। उसकी आवाज हमेशा की तरह इतनी मीठी थी कि दिल को सुकून मिल जाए। इस राउंड के सैक्रिफाइस के बाद मेरी कल्टीवेशन पावर लगभग 30,000 साल की हो जाएगी। शाओ यू, क्यों ना इस बार के बाद मैं सीधे खुद को तुम्हें सौंप दूं? तुम बहुत लेट हो रहे हो यार, 1 साल से ऊपर हो गया और तुमने अभी तक अपना सेकंड सोल रिंग भी हासिल नहीं किया। ये सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। इस 1 साल में मैंने टाइम पास नहीं किया था, बल्कि दिन रात एक कर रखा था। पर दिक्कत ये थी कि मैं कब से लेवल 20 पर अटका हुआ था। बिना सेकंड रिंग के मेरी कल्टीवेशन एनर्जी बोतल की गर्दन में फंसे पानी की तरह हो गई थी। जितनी भी कल्टीवेट करो साला आगे ही नहीं बढ़ रही थी। शाओ लैन खुद को कुर्बान करने को तैयार थी और मैं जानता था कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है। पर दिक्कत ये थी कि जैसे ही वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी, वो दोबारा एक बीज बनकर गहरी नींद में सो जाएगी। भले ही उसकी आत्मा खत्म नहीं होगी, पर कुछ वक्त के लिए हमारा साथ तो छूट ही जाएगा ना। मैं साल भर से मेरा साथ निभाने वाली इस घास को देख रहा था और कसम से अंदर से मेरा कलेजा कांप रहा था। शाओ लैन, लगता है अब कुछ दिन की जुदाई पक्की है। शाओ लैन ने अपनी पत्तियां आगे बढ़ाई और प्यार से मेरे गाल को छुआ। कोई बात नहीं शाओ यू, मेरी आत्मा इस बीज के अंदर दोबारा जिंदा होगी। बस कुछ वक्त की तो नींद है। यहाँ इतनी सारी एनर्जी है, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। शाओ वू भी पास आ खड़ी हुई। शाओ लैन को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में भी एक अजीब सी हैरानी थी। यार, 1 साल के अंदर बिना किसी जानवर की पावर छीने सिर्फ दूसरी घासों के फीडबैक से कोई 30,000 साल की कल्टीवेशन पा, लेफ्टिनेंट, ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये सुनते ही मेरा तो जैसे फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा, अरे काहे का आसान, आंखें खोल के देखो बहन जी, इस 1 साल में मेरी क्या हालत हो गई है। इन घासों को पालने के लिए मैं रोज खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करता हूँ, चारा लाता हूँ, डोमेन कंट्रोल करता हूँ। अगर मेरी कल्टीवेशन स्पीड स्लो है तो मुझे खुद में कमी ढूंढनी चाहिए कि क्या मैंने पिछले कुछ सालों में मेहनत नहीं की। शाओ वू ने मुझे घूर कर देखा पर पलट कर कोई बहस नहीं की। असल में हम दोनों जानते थे कि इस वैली का आज जो भी रुतबा है वो कोई आसमान से नहीं टपका है। 1 साल पहले मैंने अपने डोमेन और शाओ लैन की मदद से शाओ वू का एक्सपेरिमेंट शुरू करवाया था और कुछ ही समय में उसने एक टूटे हुए मॉन्स्टर की बॉडी से ऐसी पहली घास तैयार कर दी जो मरे हुए कल्टीवेटर्स की लाशों से भी पावर सोख सकती थी। बस भाई, वहीं से पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इस पूरे साल मैंने 10,000 साल पुराने मॉन्स्टर्स का अंधाधुंध शिकार किया और उन्हें इस घाटी की खाद बना दिया। इस फॉरेस्ट के बाहर पहले बहुत मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, पर मेरे इस कत्लेआम के बाद अब वहाँ सूखा पड़ गया है। इस घाटी में घास की जो ये हरियाली दिख रही है ना, वो असल में खून और हड्डियों के दम पर खड़ी हुई है। मजा तो बहुत आया, पर भाई थकावट भी लेवल की हुई। अगली सुबह घाटी के अंदर का सन्नाटा एकदम गहरा था। मैंने खुद को अंदर से पूरी तरह सेट कर लिया था। मैं शाओ लैन के ठीक नीचे पालथी मारकर बैठ गया और अपनी एब्लू सिल्वर ग्रास को समन किया। वो नाजुक सी पत्ती मेरी हथेली पर हल्के से लहराई। आसपास की उन खूंखार और म्यूटेंट घासों के उलट मेरी ये पावर शाओ लैन की तरह ही बिल्कुल प्योर और शांत थी। शाओ वो थोड़ी दूर खड़ी थी, उसके चेहरे पर अजीब सी सीरियसनेस थी। मैंने मेंटल कनेक्शन के जरिए शाओ लैन को छुआ। शाओ लैन, फिर मिलते हैं। शाओ लैन ने हामी भरी। उसकी पत्तियां सुबह की धूप में हल्की सी हिली। जल्द ही मिलेंगे। और अगले ही पल उसने सैक्रिफाइस शुरू कर दिया। वो 15 फीट ऊंची घास धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगी और लाखों नीले सुनहरे लाइट पार्टिकल्स में बदलकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वो रोशनी किसी ठंडी लहर की तरह मेरे शरीर में समाने लगी। मेरे अंदर की कल्टीवेशन एनर्जी अचानक उबल पड़ी। खून का दौरा तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुनगुने समंदर में फेंक दिया हो। और देखते ही देखते एक चमचमाती काली सोल रिंग आकर मेरी घास पर फिट हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो रिंग आई, पूरी वैली की हर एक घास मेरी तरफ झुक गई। चाहे वो अंदर की 10,000 साल पुरानी घासें हों या बाहर की छोटी मोटी घास, सबने एक सुर में अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने दोबारा अपनी बची कुची जिंदगी मुझे सौंपनी शुरू कर दी। मेरा दिल दहल गया। कल ही तो उन्होंने शाओ लैन को अपनी पावर दी थी और आज वो अपना सब कुछ मुझे दे रही थी। बाहर की वो 100 साल पुरानी कमजोर घासें तो पीली पड़ने लगी थी, पर भाई साहब वो रुकी नहीं। डोमेन के रास्ते अनगिनत कल्टीवेशन एनर्जी खींची चली आई और मेरी उस नई नवेली 30,000 साल की काली रिंग का रंग और गहरा होने लगा। यही नहीं, मेरी जो पहली सोल रिंग थी, जो पिछली क्वीन से मिली थी और सिर्फ 90 साल की एक मामूली सफेद रिंग थी, उसमें तो ऐसा गदर मचा कि पलक झपकते ही वो सफेद से पीली हुई, पीली से बैंगनी और देखते ही देखते गहरे काले रंग में रंग गई। 10-15 मिनट बाद सब शांत हुआ। मेरी पहली रिंग अब 10,000 साल की हो चुकी थी और दूसरी रिंग पूरे 50,000 साल के खूंखार लेवल पर पहुंच चुकी थी। 2 काली रिंग्स मेरी घास के ऊपर तैर रही थी। भाई, अगर बाहर के किसी कल्टीवेटर ने ये नजारा देख लिया ना,
तो वो कसम से कल्टीवेशन छोड़ के संन्यास ले लेगा। 7 साल की उम्र, 2 रिंग्स और दोनों की दोनों एकदम डार्क ब्लैक। बड़े से बड़े गॉड किंग्स भी इतना तगड़ा मजाक नहीं कर सकते, पर ये करिश्मा साक्षात मेरे साथ हुआ था। इसके तुरंत बाद साल भर से जमा हुई मेरी कल्टीवेशन एनर्जी का बांध टूट गया। लेवल 21, 22, 25, 28 और सीधे लेवल 30। कल्टीवेशन ऐसे रॉकेट की तरह भागी जैसे साल भर से रुका हुआ बाढ़ का पानी गेट खुलते ही फैल जाता है। जब सब कुछ थमा तो मैं लेवल 30 की दहलीज पर खड़ा था। बस एक तीसरी रिंग की देर थी और मैं सीधे सोल रेवरेंट बन जाता, वो भी सिर्फ 7 साल की उम्र में। ये खबर बाहर लीक हो गई ना तो पूरे कॉन्टिनेंट में हड़कंप मच जाएगा। पर मुझे घेरने वाली वो रोशनी अभी थमी नहीं थी। वो सुनहरे पार्टिकल्स अभी भी मेरी बॉडी का मेकओवर कर रहे थे। धीरे धीरे इस 1 साल में उगे मेरे गहरे नीले बाल नीले सुनहरे होने लगे। मेरी घास का रूप भी बदलने लगा। उसकी पत्तियां शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गईं और सोने की लकीरें नस नस में दौड़ने लगी। 2.5 घंटे बाद एक तीखी टिंग की आवाज के साथ वो रोशनी का गोला फट गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। पहला काम अपनी पावर चेक करना नहीं था, बल्कि मैं तुरंत शाओलैन वाली जगह पर भागा और जमीन से उसका छोड़ा हुआ बीज संभाल कर उठा लिया। बीज हाथ में लेते ही हल्का सा गर्म लगा, जैसे कोई सोता हुआ दिल धड़क रहा हो। ये पक्का करके कि शाओलैन सेफ है, मेरी जान में जान आई। इसके बाद जब मैंने अपनी बॉडी को स्कैन किया तो भाई हंसी रुक ही नहीं रही। मेरी घास का तीसरा इवोल्यूशन पूरा हो चुका था। इस पल के बाद से वो सिर्फ कोई मामूली घास या क्वीन के आसपास की चीज नहीं थी, वो अब खुद असली ब्लू सिल्वर एम्प्रेस बन चुकी थी। शाओ वो हवा में प्रकट हुई। वो काफी देर तक मुझे फटी आंखों से देखती रही। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। यार तेरी ये पावर भी क्या अजीब नौटंकी है। जब भी इवॉल्व होती है तू साला पहले से और ज्यादा चिकना हो जाता है। मैंने भौहें उचका कर कहा, क्यों जलन हो रही है? शाओ वू ने मुझे भाव नहीं दिया और तुरंत मेरी घास को चेक करने लगी। उसने रिंग्स का बदलना, एनर्जी का फ्लो, पत्तियों का डिजाइन सब कुछ अपनी डायरी में चेप लिया। काम खत्म करके उसने सिर उठाया। शाओ यू, इस शाओलैन को वापस कब बोने का इरादा है? मैंने हाथ के बीज को देखा और धीरे से सिर हिलाया। अभी कुछ दिन रुक जाओ, उसकी आत्मा को आराम चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं। ये कहकर मैंने चारों तरफ देखा। जिन घासों ने अभी अभी अपनी कल्टीवेशन एनर्जी मुझे दी थी वो एकदम बेदम हो चुकी थी। खासकर बाहर वाली छोटी घासें, उनका रंग एकदम उड़ चुका था। अपनी 2 काली रिंग्स को देखकर मेरा मन थोड़ा भारी हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर बैठेंगी, कल शाओ लैन के लिए और आज मेरे लिए। इस चक्कर में बेचारियों की हालत खराब हो गई। मैंने अपना डोमेन चालू किया और पूरी घाटी में अपना मैसेज भेजा, भाइयों आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करके लाऊंगा। तुम सबकी तगड़ी दावत होगी, सबको फुल रिकवरी मिलेगी। मेंटल कनेक्शन में तुरंत खुशियों की लहर दौड़ गई। वो घासें भले ही कमजोर थी पर उनका मेरे लिए प्यार और भरोसा रत्ती भर कम नहीं हुआ था। सब सेट करने के बाद मैंने अपनी रिंग्स की पावर्स को टटोला। पहली रिंग में अभी भी डोमेन ही था पर अब उसमें कुछ धांसू एबिलिटीज जुड़ चुकी थी। भेष बदलने के अलावा अब उसमें अमायराट फेनोमेना और ऑल एम्ब्रेसिंग जैसी पावर्स आ गई थी। मायराट फेनोमेना का मतलब था एक बड़े एरिया में सबको कमजोर कर देना, यानी जो भी मेरे डोमेन में आएगा उसकी सारी पावर्स और कल्टीवेशन धीरे धीरे चूस ली जाएगी। और ऑल एम्ब्रेसिंग तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज थी। वो डोमेन की सारी घासों की लाइफ फोर्स को मेरी मर्जी की कल्टीवेशन में बदल सकती थी। मतलब अगर मेरे पास कल्टीवेशन एनर्जी भरपूर हो तो मैं डोमेन के अंदर किसी की भी कैसी भी चोट मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। शाओ वू ने जब ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। शाओ यू, सिर्फ हीलिंग के मामले में तो तू इस वक्त लेवल 60 के किसी बड़े हीलर एक्सपर्ट को भी पानी पिला दे। पर अचानक उसे कुछ याद आया और वो मेरे सामने आई। अरे सुन, तू अभी उन घासों की सेहत को लेकर परेशान हो रहा था ना, तो तू अपनी एरिवर्टिंग लाइट वाली पावर क्यों नहीं ट्राई करता? अंदर की बड़ी घासें तो झेल गईं और बाहर की बेचारियों की हालत बहुत पतली है। जल्दी जाके देख। मैंने भी अपने सिर पर हाथ मारा। अरे हाँ भाई, उन्हें लाइफ फोर्स चाहिए और मेरी ये लाइट कल्टीवेशन एनर्जी को सीधे लाइफ फोर्स में बदल सकती है। ये तो एकदम परफेक्ट जुगाड़ है। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत सिर हिलाया और बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में मैं 100 साल पुरानी मरती हुई घास के सामने खड़ा था। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं, जड़ें जमीन पर बेजान बिखरी थीं। पिछला सैक्रिफाइस इसकी जान पर बनाया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी सेकंड सोल स्किल को एक्टिव किया। डोमेन के असर से वो काली रिंग बाहर से पीली दिख रही थी। वो हल्की सी चमकी और मेरे अंदर की कल्टीवेशन एनर्जी पानी की तरह बहने लगी। भाई साहब कसम से मेरा चेहरा ही उतर गया। ये स्किल तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा एनर्जी चाट रही थी। हालांकि शाओ लैन और शाओ वू के आशीर्वाद से मेरी कल्टीवेशन एनर्जी आम कल्टीवेटर्स से कहीं ज्यादा मोटी थी और मेरे हिसाब से लेवल 30 पर मेरी टोटल कल्टीवेशन एनर्जी, मेरी ये पावर आराम से किसी भी लेवल 40 के कल्टीवेटर से टक्कर ले सकती थी। पर भाई साहब इसके बावजूद रिवर्टिंग लाइट को शुरू हुए अभी कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि मेरे शरीर की कल्टीवेशन एनर्जी ऐसे गायब हुई जैसे सैलरी के बाद बैंक बैलेंस होता है। और सबसे डरावनी बात क्या हुई, मेरे वो 2 सोल रिंग्स जिन्हें मैंने डोमेन से पीला दिखा रखा था वो अचानक थरथराने लगे। साला उनके अंदर से काली रोशनी बाहर चमकने ही वाली थी। मतलब मेरा भेष बस खुलने ही वाला था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत एनर्जी की सप्लाई रोकी। ब्लैक लाइट गायब हुई और रिंग्स वापस पीले रंग में सेट हो गए। जब मैंने अंदर झांका तो भाई सिर्फ 10% एनर्जी बची थी। सच में पीठ पर ठंडी सी कनकनी दौड़ गई। इस स्किल को बिना सोचे समझे यूज नहीं करना है, इसका खर्चा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। पर बॉस इसका असर भी एकदम धांसू था। मेरी उस ऑब्लू सिल्वर एम्प्रेस से हल्के हरे रंग की रोशनी निकली और देखते ही देखते आसपास के कई मीटर के एरिया में फैल गई। जितने भी मुरझाए हुए पौधे इस हरी रोशनी की चपेट में आए उनका रोना धोना तुरंत बंद हो गया। सूखी पीली पत्तियां हरी भरी हो गईं और जो जड़ें सिकुड़ चुकी थीं वो वापस जमीन में फैलने लगी। मैंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि अचानक एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई। अरे ये क्या है? मैंने मुड़कर देखा। वहां करीब 900 साल पुरानी एक घास थी जिसके शरीर से कल्टीवेशन एनर्जी धुएं की तरह उड़ रही थी। दिखने में तो वो नॉर्मल घास जैसी ही थी पर उसकी एक एक पत्ती साला तलवार की तरह धारदार थी। ये वही पौधा था जिसे 3 महीने पहले शाओ
वू ने 2000 साल पुराने एक सोर्ड मॉन्स्टर की बॉडी का यूज करके उगाया था। मैंने ही इसका निकनेम रखा था एब्लू सिल्वर सोर्ड ग्रास। इस वक्त जैसे ही उस पर मेरी ये हरी रोशनी पड़ी, उसकी पत्तियां और चौड़ी और नुकीली होने लगी। हवा में एक अदृश्य सी तेजी फैल गई। साला ऐसा लगा जैसे पत्तियां हवा को ही चीर रही हों और आसपास का एटमॉस्फेयर हल्का सा थरथराने लगा। भाई साहब, वो इवॉल्व हो गई और उसकी पावर सीधे 1000 साल के लेवल को पार कर गई। मेरी आंखें चमक उठी। भाई साहब, इसका मतलब ये रिवर्टिंग लाइट इन घासों के इवोल्यूशन को भी ख्वाहिशों कर सकती है। अब समझ आया कि ये साली इतनी एनर्जी क्यों पी रही थी। मैंने अपने हाथ में कम होती हुई हरी रोशनी को देखा और समझ गया कि इसे वेस्ट नहीं करना है। इस सोर्ड ग्रास ने पहले ही बहुत सारी लाइफ फोर्स चूस ली थी। अब ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी बची कुची एनर्जी को पुश किया और घाटी के बाहरी हिस्से में रॉकेट की स्पीड से चक्कर काटने लगा। 1 मिनट के अंदर वो हरी रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। सैक्रिफाइस की वजह से जो घासें अधमरी थीं, उनमें से ज्यादातर रिकवर हो चुकी थीं, पर उस सोर्ड ग्रास के अलावा किसी और का इवोल्यूशन नहीं हुआ। मैं वापस उस सोर्ड ग्रास के पास आया और उकड़ू बैठकर उसे घूरने लगा। यार, लोचा कहाँ हुआ? एनर्जी कम पड़ गई या इस सोर्ड ग्रास में ही कोई स्पेशल बात थी? मैं काफी देर तक दिमाग दौड़ाता रहा, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तभी पीछे से श्याओ वू की आवाज आई। यहाँ घुटनों के बल क्यों बैठे हो? शक्ल ऐसी बना रखी है जैसे किसी का 8 लाख का कर्ज खा रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा और साला बत्ती जली। अरे यार, सामने ही तो कल्टीवेशन की डॉक्टर खड़ी है। मैं यहाँ अकेले क्यों अपना सिर खपा रहा हूँ? मैंने बिना देर किए जो भी हुआ था सब उसे बता दिया। श्याओ वू सोर्ड ग्रास के पास बैठी थोड़ी देर तक उसे ध्यान से देखा और उसकी भौहें तन गईं। श्याओ यू, इसे तुम दोबारा इवोल्यूशन नहीं कह सकते। तुम्हें याद भी है कि मैंने इन घासों को कल्टीवेट कैसे किया था? मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया। श्याओ वू ने आसपास की उन म्यूटेंट घासों की तरफ इशारा किया। इस पूरे साल में इन सब ने श्याओ लैन को अपनी पावर्स दी हैं और बदले में श्याओ लैन ने भी इन्हें अपनी एनर्जी दी है। इस फीडबैक के बाद इन घासों के अंदर पहले से ही आगे बढ़ने की काबिलियत आ चुकी थी। मैंने कोई जादू से नई वैरायटी नहीं बनाई, मैंने बस इन्हें एक सही डायरेक्शन दी है। वो रुकी और थोड़ी और सीरियस टोन में बोली, ये घासें जिनमें दूसरे मॉन्स्टर्स के फीचर्स मिक्स हैं, वो पहले से ही इस रास्ते पर थीं। अगर तुम्हारी ये लाइट ना भी मिलती, तब भी 10,000 साल का लेवल टच करते ही ये खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती। तुम्हारी स्किल ने बस उस प्रोसेस में आग लगाने का काम किया है। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। पक्का ना? श्याओ वू ने हल्का सा हंसकर अपनी उसी रॉब वाली टोन में कहा। जो डायलॉग तुमने मुझे चिपकाया था खुद ही भूल गए? मैं थोड़ा सा पका गया। उसने एक एक वर्ड चबाते हुए कहा, बड़ा दांव लगाओ। मैंने तुरंत बात काटी, बारीकी से जांचो। भाई, माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ये वही ज्ञान था जो 1 साल पहले जब हम इस वैली में आए थे तब मैंने श्याओ वू को दिया था। आज साला पासा पलट गया और उसने मुझे ही लपेट दिया। सच है यार, इस दुनिया में जो बोओगे वही काटोगे। मैंने हल्का सा खांस कर बात को संभाला। हाँ, समझ गया। तो फिर एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। ये कहकर मैं जमीन पर बैठ गया और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने लगा। इस लाइट ने सच में बहुत थका दिया था। अगला टेस्ट करने से पहले बॉडी को फुल चार्ज करना जरूरी था। श्याओ वू चुपचाप साइड में खड़ी रही। उसने डिस्टर्ब नहीं किया। 10-15 मिनट बाद जब वो वापस कुटिया में अपनी डायरी लिखने जाने वाली थी, तभी मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। श्याओ वू डर गई। क्या हुआ भाई? मैंने वैली के एंट्रेंस की तरफ देखा और मेरा चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बॉस, कोई लफड़ा हुआ है। तभी घाटी के बाहर एक गहरा गुलाबी कोहरा छाने लगा। वो कोहरा किसी बहुत बड़े पिंक मॉन्स्टर की तरह था जो चुपचाप पेड़ों और चट्टानों को अपने अंदर निगलता जा रहा था। श्याओ वू ने उस धुएं को देखा और थोड़ी घबराकर बोली, ये तो पिंक लेडी का जहर लग रहा है। मैंने अपने डोमेन के जरिए उस कोहरे के नीचे चल रही हलचल को महसूस किया। मेरा दिल भी बैठ गया। हाँ, और साला 1-2 नहीं है। श्याओ वू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नॉर्मल पिंक लेडीज इतना भारी जहर नहीं उगल सकती। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरी नजरें वैली के गेट को पार कर चुकी थीं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी टोली नहीं है। मेरी मेंटल मैपिंग में वो बिच्छू जैसे गुलाबी मॉन्स्टर्स उस धुएं के अंदर रेंग रहे थे, लाखों करोड़ों की तादाद में किसी सैलाब की तरह वैली की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और दबी आवाज में कहा, पूरा 1000 से ऊपर का झुंड है। श्याओ वू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे डेंजर्स देखे थे, पर वो भी समझ गई थी कि इस बार का सीन थोड़ा अलग है। एक अकेली पिंक लेडी उतनी डेंजरस नहीं होती, पर जब साला 1000 एक साथ आ जाएं, तो वो कोहरा जहर का एक पूरा समंदर बन जाता है। और सबसे बड़ी आफत ये थी कि ये मॉन्स्टर्स वहां से गुजर नहीं रहे थे। उनका टारगेट सीधे हमारी ये वैली थी। मैंने आंखें बंद की और अपने डोमेन को पूरी ताकत से बाहर की तरफ खींचा। 1 सेकंड के अंदर वैली के बाहर का पूरा नक्शा मेरे दिमाग में छप गया। उस गुलाबी धुएं के नीचे अनगिनत पैर जमीन को कुचलते हुए एक अजीब सी घिनौनी सरसराहट पैदा कर रहे थे। वो पिंक लेडीज एकदम ट्रांसपेरेंट थीं। उनकी पूंछ के डंक ऊपर की तरफ उठे हुए थे और हर कदम के साथ वो और ज्यादा जहर उगल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ों का झुंड खून की गंध सूंघकर पागल हो गया हो। उनकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी और उस कोहरे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो नॉर्मल पिंक लेडी से साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसकी पूंछ का रंग एकदम डार्क था और उसके अंदर की एनर्जी का लेवल बहुत ही खतरनाक था। भले ही बीच में मेरा डोमेन था, पर मुझे साफ फील हो रहा था कि उसकी वो मीठी और जहरीली महक वैली के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। श्याओ वू ने धीरे से वार्निंग दी, अगर ये सच में पिंक क्वीन है तो गेम फंस गया बॉस। ये इन सारी पिंक लेडीज की लीडर है। जब तक ये जिंदा रहेगी, ये जहर का धुआं साफ नहीं होगा। मैंने आंखें खोली और अपनी उंगलियों से बेल्ट को थपथपाया। इसका सीधा सा मतलब है, गैंग वार खत्म करनी है तो पहले उनके बॉस को टपकाना होगा। श्याओ वू ने मुझे एक नजर देखा। उसके चेहरे पर अब भी टेंशन साफ दिख रही थी। थ्योरी के हिसाब से तो तुम्हारी बात सही है, पर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारा सैक्रिफाइस अभी अभी पूरा हुआ है। कल्टीवेशन भले ही लेवल 30 पहुंच गई हो, पर 3rd सोल रिंग तो अभी तुम्हें मिली नहीं है। ऊपर से इस रिवर्टिंग लाइट का खर्चा इतना तगड़ा है कि तुम पूरी तरह रिकवर भी नहीं हो पाए हो। ऐसे में इस पिंक आर्मी से सीधे भिड़ना बॉस घाटे का सौदा है।
मैं भी जानता था कि ये घाटे का सौदा है, पर भाई ये कोई राह चलता मुसाफिरों का कैंप नहीं था। ये मेरी अपनी कल्टीवेशन की सल्तनत थी, जिसे मैंने पूरे 1 साल दिन रात एक करके खड़ा किया था। शाओ लैन अभी अभी बीज बनकर सोई है। वैली की इन घासों ने अभी अपना सब कुछ मुझे सौंपा है। उनकी अपनी कल्टीवेशन अभी ट्रैक पर लौटी भी नहीं है। अगर इस टाइम वो पिंक लेडीज अपना ये जहरीला धुआं लेकर अंदर घुस गईं, तो सबसे पहले बाहर की कमजोर घासों का पत्ता साफ हो जाएगा। और तो और मैंने अभी 2 मिनट पहले इन्हें तगड़ी दावत का वादा किया था। अब दावत तो आई नहीं, साला खाना खुद चलकर दरवाजे पर आ गया है। मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। घाटा तो है, पर भाई अपन पीछे हटने वालों में से नहीं है। मेरी बात सुनकर शाओ वू का भी मूड थोड़ा लाइट हुआ। मैंने अपना हाथ पास खड़ी एक 10,000 साल पुरानी घास पर रखा और डोमेन के जरिए पूरी वैली में ऑर्डर फ्लैश कर दिया। सबके सब अभी कोई हिलेगा नहीं, इन्हें अंदर आने दो। मेंटल कनेक्शन चालू होते ही पूरी घाटी की घासें छटपटाने लगी, खासकर वो जिनमें खतरनाक मॉन्स्टर्स के फीचर्स मिक्स थे। इतने सारे शिकार को पास आते देख उनकी पत्तियां कंट्रोल से बाहर होकर कांपने लगी। वो बहुत भूखी थीं और उतनी ही एक्साइटेड भी, जैसे अभी अभी पिंजरे से छूटे खूंखार शिकारी कुत्ते हों। मैंने अपनी पूरी मेंटल पावर से उनकी इस एक्साइटमेंट को दबाया। कंट्रोल करो भाई, मेरे ऑर्डर का वेट करो। तब जाकर वो धीरे धीरे शांत हुई और दोबारा नॉर्मल घास होने का नाटक करने लगी। वैली के एंट्रेंस पर पत्तियां जमीन पर इतनी सॉफ्टली लेटी थीं कि बाहर से देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ मौत का सामान बिखरा है। पर मैं जानता था, मेरा एक इशारा और ये हरी घास पल भर में कीमा बनाने वाली मशीन बन जाएगी। शाओ वू ने घाटी के बाहर तेजी से बढ़ते उस कोहरे को देखा और दबी आवाज में बोली, तो तुम्हारा प्लान इन्हें अंदर बुलाकर लपेटने का है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इन पिंक लेडीज की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर बाहर खुले में लड़े तो इनका ये जहरीला धुआं फैल जाएगा और हम फंस जाएंगे। इन्हें एक बार वैली के अंदर आने दो, फिर हमारी घासें इन्हें जमीन के नीचे से और चारों तरफ से घेर कर मारेंगी। ये हमारा इलाका है, होम ग्राउंड का फायदा तो उठाना पड़ेगा। शाओ वू ने अपनी भौहें सिकोड़ी, पर वो पिंक क्वीन इतनी आसानी से अंदर आएगी क्या? इसीलिए तो सब्र रखना है। मैंने धुएं के बीच उस बड़ी परछाई को देखते हुए कहा, वो इस वैली में उस लाइफ फोर्स की खुशबू सूंघते हुए आ रही है जो अभी अभी मेरे इवोल्यूशन के टाइम पर फैली थी। जैसे ही उसे कंफर्म होगा कि वो खुशबू वैली के बिल्कुल अंदर से आ रही है, वो खुद ब खुद खींची चली आएगी। शाओ वू कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं वापस तुम्हारे सोल स्पेस में जा रही हूँ। अगर असली दंगल शुरू हुआ तो मेरा बाहर रहना बस तुम्हारा ध्यान भटकाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। रिलैक्स करो, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। शाओ वू ने ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, बस गायब होने से पहले मुझे एक आखिरी बार देखा। शाओ यू, हवा में मत उड़ना। इस वक्त तुम्हारा काम मॉन्स्टर्स की गिनती गिनना नहीं है, बल्कि शाओ लैन के बीज और इस पूरी वैली को सेफ रखना है। मैंने हूं करके हामी भरी और वो रोशनी के पार्टिकल्स में बदलकर वापस मेरे अंदर समा गई। अब घाटी में एकदम सन्नाटा था, बस वो गुलाबी धुआं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं पानी के कुंड के पास खड़ा था। मेरी ब्लू सिल्वर एम्प्रेस मेरी हथेली पर आहिस्ता से लहरा रही थी। 2 सोल रिंग्स जिन्हें मैंने पीला बना रखा था मेरे आसपास तैर रही थीं। बाहर से देखने पर मैं बस एक मामूली 7 साल का कल्टीवेटर था, जिसकी कल्टीवेशन अभी लेवल 30 पर थी और जिसके पास 3rd रिंग तक नहीं थी। पर भाई, इस वैली के अंदर मेरे पीछे हजारों लाखों घासों की फौज खड़ी थी। वो मेरी आंखें भी थीं और मेरी तलवार भी। आखिरकार वो जहर का धुआं वैली के एंट्रेंस को पार कर गया। सबसे आगे जो 3-4 पिंक लेडीज आईं, उनके मूवमेंट काफी संभल कर थे। वो अपनी जहरीली पूंछ को हवा में लहराते हुए घास के बीच धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्होंने कुछ घासों को अपने पैरों से कुचला भी, पर हमारी घासों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर पीछे वाली पिंक लेडीज का भी डर खत्म हो गया। देखते ही देखते अनगिनत गुलाबी बिच्छू वैली के अंदर घुसने लगे। एक पिंक लेडी रेंगती हुई हमारी उस सफेद मखमली घास के बिल्कुल पास से गुजरी। उस सफेद घास ने कसम से ऐसा थिएटर किया कि भाई मजा आ गया। वो अपनी पत्तियां जमीन पर पसारे एकदम मरी हुई सी एक्टिंग कर रही। अपनी सारी मखमली रोएं भी उसने अंदर खींच लिए। पर जैसे ही वो पिंक लेडी थोड़ी आगे निकली, इस सफेद घास ने अपनी पत्ती की नोक को हल्का सा ऊपर उठाया, मानो कह रही हो, छी यार कितनी गंदी बदबू है। मैं तो भाई हंसते हंसते बचा, पर ज्यादा देर ये हंसी टिकी नहीं। वैली के अंदर पिंक लेडीज की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी और धुआं इतना गाढ़ा हो चुका था कि उनकी वो मीठी सड़ी हुई फूलों जैसी बदबू दिमाग को सुन्न करने लगी। कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता ना तो बिना तैयारी के 2 मिनट में यहीं ढेर हो जाता। मैंने तुरंत अपना डोमेन टाइट किया और उस जहर को अपनी बॉडी से दूर रखा। साथ ही मैंने अपने डोमेन को बारीक जाल की तरह बिछा दिया ताकि हर एक पिंक लेडी की लोकेशन का पता रहे। 100, 300, 500 गिनती रुकी नहीं रही थी। इन अभागों को अंदाजा भी नहीं था कि ये पैर कहाँ रख चुकी हैं। वो लगातार जहर उगलते हुए लाइफ फोर्स को ढूंढ रही थी। कुछ तो इतनी ढीठ थी कि हमारी 10,000 साल पुरानी घासों के ऊपर चढ़कर अपनी पूंछ से उनकी पत्तियां हिला रही थीं। उन बड़ी घासों का गुस्सा साला 7वें आसमान पर था। पत्तियां एकदम तनी हुई थीं, पर वो मेरा ऑर्डर मानकर खुद को रोककर बैठी थीं। मैं उनकी फीलिंग्स को साफ महसूस कर पा रहा था। गुस्सा, भूख, एक्साइटमेंट और थोड़ा सा रोना कि बॉस हमें खाना क्यों नहीं खाने दे रहे। मैंने मन में ही उन्हें पुचकारा, बस थोड़ा सा और रुक जाओ भाई। बाहर का धुआं अब पूरी तरह वैली में भर चुका था और आखिरकार वो बड़ी परछाई हिली। पिंक क्वीन ने वैली के अंदर कदम रखा। उसका वो विशाल शरीर धुएं को चीरता हुआ सामने आया। उसके पूरे कवच पर अजीब से शैल बने थे। पूंछ का डंक एक डरावनी गुलाबी रोशनी से चमक रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बाकी छोटी पिंक लेडीज अदब से उसके लिए रास्ता छोड़ रही थी। वो आ चुकी थी और सीधे वैली के सेंटर की तरफ बढ़ रही थी। मेरी आंखें ठिठक गईं। यही वो मोमेंट था
जिसका मैं वेट कर रहा था, पर मैंने तब भी घाई नहीं की, उसे थोड़ा और अंदर आने दिया। पिंक क्वीन वाकई शातिर थी। वो अंदर आते ही सीधे नहीं भागी, बल्कि वैली के बीच में रुककर अपनी पूंछ हिलाने लगी, शायद ये फाके करने के लिए कि वो लाइफ फोर्स की खुशबू आ कहां से रही है। उसकी सेंसिंग पावर तगड़ी थी, पर बैड लक बॉस, वो लेट हो चुकी थी। शाओ लैन का बीज मेरी जेब में था और मेरा इवोल्यूशन पूरा हो चुका था। वो अब जिस खुशबू के पीछे भाग रही थी वो बस हवा में बचा हुआ धुआं था और इन घासों की बची कुची एनर्जी थी। इन मॉन्स्टर्स के लिए ये भले ही एक आलीशान बुफे सिस्टम था, पर इस पार्टी में डिनर कौन बनेगा और डिनर कौन खाएगा, इसका फैसला होना अभी बाकी था। पिंक क्वीन 2 कदम और आगे बढ़ी। वो जैसे ही वैली के अंदरूनी हिस्से के करीब पहुंची, एक छोटी पिंक लेडी का पैर हमारी उस नई नवेली सोड ग्रास पर पड़ गया। वो सोड ग्रास अभी अभी इवॉल्व हुई थी, उसकी पत्तियां तलवार से भी ज्यादा शार्प थी। उस बिच्छू का पैर अभी जमीन को छू भी नहीं पाया था कि उसकी खाल को चीरता हुआ पत्ता आर पार हो गया। चर्रर, एक तीखी आवाज हुई। वो पिंक लेडी दर्द के मारे हवा में उछली और पागल की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगी। उसने नीचे अपने जख्मी पैर को देखा, फिर आसपास की उस मामूली सी दिखने वाली घास को देखा। साली को समझ ही नहीं आया कि उसका कबाड़ा हुआ कैसे। मैंने डोमेन से ये सीन देखा और मेरे मुंह से निकला, भाई साहब, ऑलमोस्ट पोपट हो गया था। खैर, अच्छी बात ये थी कि इन कीड़ों का IQ लेवल बहुत कम होता है। उस जख्मी बिच्छू ने 2-4 चक्कर काटे और शायद ये सोचकर कि नीचे कोई नुकीला पत्थर होगा, अपनी लंगड़ी टांग घसीटते हुए आगे बढ़ गई। सोड ग्रास ऐसे शांत खड़ी रही जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मैंने मेंटल कनेक्शन में उसकी पीठ थपथपाई। क्लास एक्टिंग भाई, ऐसे ही ड्रामा चालू रखो। उधर से भी एक कड़क और खुशमिजाज वेव आई। अब पिंक क्वीन पूरी तरह से हमारे चक्रव्यूह के बीच में आ चुकी थी। उसने अपना सिर उठाया, शायद उसे फील हो गया था कि वैली के अंदर और ज्यादा कड़क कल्टीवेशन एनर्जी है। उसकी पूंछ हवा में तनी और उसके साथ ही 1000 से ज्यादा पिंक लेडीज एक साथ पागल हो गईं। ऐसा लगा जैसे गुलाबी रंग की कोई सुनामी मेरी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। इस मोमेंट पर वैली की हर एक घास बस मेरे एक शब्द के इंतजार में थी। बाहर की सफेद मखमली घास के रोए बड़े हो चुके थे, सोड ग्रास की पत्तियों से ठंडी धार चमक रही थी और अंदर की वो दर्जन भर 10,000 साल पुरानी घासें चुपचाप अपनी टहनियां फैला चुकी थीं। यहाँ तक कि जो 100-100 साल वाली घासें अभी अभी थोड़ी ठीक हुई थीं, उन्होंने भी अपनी जड़ों को जमीन में इतना टाइट कर लिया था जैसे पूरी वैली को लॉक कर देना चाहती हूँ। मैंने अपना हाथ उठाया। ब्लू सिल्वर एम्प्रेस का मार्शल सोल मेरी हथेली पर हल्का सा चमका। अगले ही पल मेरी नजरें उस धुएं को पार करती हुई सीधे पिंक क्वीन की उन गुलाबी आंखों से जा टकराईं। पर जैसे ही मैं ऑर्डर देने वाला था, साला एक सीन हो गया। उसकी वो गुलाबी आंखें इतनी सारी घासों को इग्नोर करती हुई सीधे मेरी तरफ देखने लगी। उसे मेरी लोकेशन का पता चल चुका था। अगले ही सेकंड उसकी पूंछ में एक जोरदार झटका लगा। सारी पिंक लेडीज ने अपनी बॉडी को नीचे झुकाया और वो जहर का धुआं ऐसे उड़ा जैसे कोई बहुत बड़ा गुलाबी जाल पूरी वैली को एक साथ दबोच लेना चाहता हो। और उस धुएं के सबसे घने हिस्से में उस पिंक क्वीन का पेट साला बीच में से किसी डरावनी खिड़की की तरह फटने लगा। जैसे ही उसका पेट फटा, कसम से मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो कोई घाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का कोई बड़ा जहर का कैप्सूल जबरदस्ती बाहर आ रहा हो। इतना गाढ़ा और चिपचिपा गुलाबी धुआं बाहर निकला कि उसकी मीठी बदबू सीधे नाक में बजी। यहाँ तक कि मेरे डोमेन की शील्ड भी थरथरा गई। मेरा जो प्लान इन्हें घेर कर मारने का था, मुझे उसे तुरंत रोकना पड़ा। ये पिंक क्वीन कोई नॉर्मल बिच्छू नहीं थी, 1000 कीड़ों की लीडर थी वो। अगर उसने उस जहर के कैप्सूल को पूरी तरह ब्लास्ट कर दिया तो बाहर की जो बेचारी छोटी घासें अभी अभी जी उठी थी, वो एक झटके में जलकर राख हो जाएंगी। शाओ, वू की मेंटल आवाज मेरे दिमाग में चिल्लाई, शाओ यू, इसे ये जहर फैलाने से रोको। इसका ये कंबाइंड धुआं बहुत गंदा सीन क्रिएट करेगा। या तो अभी हमला करो या तुरंत यहाँ से निकलो। मैंने उस विशाल पिंक क्वीन को देखा और अपनी कमर पर हाथ रखा। निकलने को तो मैं 2 सेकंड में निकल जाता, पर अगर मैं भागा तो इस वैली का क्या होगा। शाओ लैन अभी सोई है। इन घासों ने अभी अपनी पावर मुझे दी है। वो अपने सबसे कमजोर फेज में है। अगर मैं आज मैदान छोड़ गया तो इस 1 साल की कल्टीवेशन और मेरी इस सल्तनत की इज्जत कौड़ियों के भाव बिक जाएगी। और भाई, जब खाना खुद कढ़ाई में आकर बैठ गया है तो उसे जिंदा वापस जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने एक लंबी सांस ले ली और डोमेन के रास्ते पूरी वैली में चीख कर ऑर्डर दिया, सारी छोटी घासें एंट्रेंस को ब्लॉक करो। 10,000 साल वाली घासें सीधे पिंक क्वीन को दबाओ। बाकी की फौज, साला एक भी बिच्छू बाहर नहीं जाना चाहिए। अगले ही पल जो घासें जमीन पर सोई हुई थीं, वो ऐसे उठी जैसे कोई स्प्रिंग छूटा हो। सफेद मखमली घास के रोए साले रस्सियों की तरह लंबे हो गए और उन्होंने दर्जनों पिंक लेडीज को एक साथ जकड़ लिया। सोड ग्रास की पत्तियों में एक झटका हुआ और उसकी सफेद धार ने एक बार में कई बिच्छुओं के पैर काट दिए। वो बाकी की म्यूटेंट घासें, जिनमें कांटे, आरी और जहर थे, वो भी अपनी सबसे खूंखार औकात पर आ गईं। जो धुआं अभी वैली पर राज कर रहा था, उसे हमारी घासों ने चीर कर रख दिया। उन पिंक लेडीज को अब समझ आया कि वो किसी नॉर्मल घास के मैदान में नहीं, बल्कि कल्टीवेटर्स को खाने वाली कड़ाही में गिर चुकी हैं। वो अजीब सी चीखें मारने लगीं, सबकी पूंछ उठी और गुलाबी एनर्जी चमकने लगी। पर मैंने उन्हें वो पावर एक्टिव करने का टाइम ही नहीं दिया। मार्शल सोल स्विच बाड़ू जैसे ही मेरे हाथ में आई, मेरी राइट लेग की बोन एनर्जी एक्टिव हो गई। मैं अपनी जगह से गायब हुआ और अगले ही पल सीधे पिंक क्वीन के सिर के ठीक ऊपर प्रकट हुआ। मेरी गन का बैरल सीधे उसके उन मोटे मोटे पैरों पर टिका था। लगातार 8 गोलियां दागी। पिंक क्वीन के आठों के आठों पैर कबाड़ा होकर ब्लास्ट हो गए। गुलाबी खून और उसके कवच के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। उसका वो भारी भरकम शरीर बिना पैरों के सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरा और पेट की वो जहरीली खिड़की भी उस झटके से बंद हो गई। और उड़ाओ जहर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं वहां रुका नहीं, तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल यूज की और वापस वैली के अंदर सेफ जगह पर आ गया। अब वो 1000 पिंक लेडीज पूरी तरह बौखला चुकी थी। वो अपनी क्वीन को बचाने के लिए उस जगह की तरफ भागी जहां मैं अभी था, ताकि मुझे जिंदा चबा सकें। पर वो जैसे ही बढ़ी, नीचे की घास किसी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह उन पर टूट पड़ी। कोई पिंक लेडी जैसे ही तड़पती, आरी जैसी पत्तियां उसके कवच के गैप में घुसकर उसे काट देती। कोई जहर उगलने की कोशिश करती तो सफेद घास के रोए उसका मुंह ही बंद कर देते
धुआं बाहर आने से पहले ही वो खुद घुटकर मर जाती। 2-4 बड़ी कल्टीवेशन वाली बिच्छू थीं, जिन्होंने अपनी पूंछ से हमारी एक घास को चीरा भी, और तुरंत 3-4 म्यूटेंट घासों ने उन्हें घेर कर 2 सेकंड में उनका कीमा बना दिया। पूरी वैली गुलाबी खून से सन चुकी थी। 5 मिनट भी नहीं लगे बॉस, और वो 1000 कीड़ों की सेना हमेशा के लिए शांत हो गई। अब घाटी के बीच में चमचमाती सोल रिंग्स तैर रही थी, सफेद, पीली, बैंगनी, सब मिक्स थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सोल रिंग्स की कोई बम्पर लॉटरी लग गई हो। हमारी घासें इतनी एक्साइटेड थीं कि उनका कंट्रोल छूट रहा था। पत्तियां लहराते हुए वो उन लाशों को जमीन के नीचे अपनी जड़ों में खींचना चाहती थीं। मैंने तुरंत डोमेन से उन्हें डांटा, सब शांत रहो, कोई झपटमारी नहीं करेगा। तब जाकर पूरी वैली थोड़ी शांत हुई। मैंने जमीन पर बिखरे कबाड़े को देखा और मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। भाई, 1000 मॉन्स्टर्स मरे हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कुछ तो तगड़ा जैकपॉट लगना चाहिए ना। चलो भाई, सोल बोन ढूंढो। ऑर्डर मिलते ही लाखों घासों ने लाशों को पलटना शुरू किया। 5 मिनट के अंदर गुलाबी रोशनी से चमकती हुई 2 सोल बोन्स मेरे सामने लाकर रख दी गईं। एक थी करीब 1200 साल पुरानी लेफ्ट आर्म बोन और दूसरी थी 800 साल पुरानी राइट आर्म बोन। साल भी कम था और फीचर्स भी एवरेज थे। मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया, सीधे अपनी स्टोरेज बेल्ट में डाल लिया। खुद तो मैं इस कचरे को अपनी बॉडी में कतई एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, पर हाँ, आगे चलकर मार्केट में किसी से डील करनी हो या सौदेबाजी का मोहरा बनाना हो तो भाई, चीज बुरी नहीं है। आधे घंटे बाद वो गुलाबी धुआं धीरे धीरे साफ हो गया, पर भाई साहब, मैं अभी चैन की सांस ले भी नहीं पाया था कि मेरे डोमेन के कोने से कुछ और मॉन्स्टर्स के आने की तगड़ी हलचल फील हुई। धुआं हटते ही बाहर जो मॉन्स्टर्स उस लाइफ फोर्स और खून की बदबू से खींचे चले आ रहे थे, उन्हें आखिरकार वैली के अंदर का असली कांड दिखाई दे गया। सबसे पहले जो अंदर घुसा वो था एक घोस्ट लेपर्ड कल्टीवेशन, कोई 2000 साल के आसपास। वो जैसे ही गेट पर आया, वहां हजारों पिंक लेडीज का कीमा बना देखकर और हवा में तैरती सोल रिंग्स को निहार कर साला वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि भाई को यू टर्न मारना है, पर बैड लक बॉस, पीछे से एक भारी भरकम एरैम्पेज राइनो ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि वो सीधे वैली के अंदर लैंड हुआ। उस तेंदुए की आंखों में मौत का खौफ साफ तैर रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से धक्का लगने की वजह से एक के बाद एक कई मॉन्स्टर्स अंदर की तरफ ढकेले चले आ रहे थे। पूरा कबाड़ा मच चुका था। कुछ खून की महक से पगलाए थे, कुछ पीछे वालों के धक्के से अंदर आ रहे थे, और कुछ को तो साला पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है। उन्हें बस अंदर से आ रही कड़क लाइफ फोर्स खींच रही थी। मैंने उन्हें और अंदर आने का मौका नहीं दिया। पिंक लेडीज के टाइम पर तो अपुन ने जाल बिछाकर सरप्राइज अटैक दे दिया था, पर अब जो भीड़ आ रही थी उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा थी। कोई उड़ने वाला था, किसी की खाल लोहे जैसी थी, तो किसी की स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया तो ये हमारी पूरी फील्डिंग बिगाड़ देंगे और बाहर की कमजोर घासों को पैर तले कुचल देंगे। इसलिए भाई, इस बार शरीफ बनने का नाटक बंद। इन्हें पैर रखते ही समझ आना चाहिए कि इस वैली का असली शिकारी कौन है। चलो भाई, शुरू हो जाओ। मेरे ऑर्डर देते ही एंट्रेंस पर मौजूद घासें पागल हो गईं। वो जो बाहर से एकदम मासूम दिख रही थीं, पल भर में जानलेवा फंदे बन गईं। टहनियां पैरों में लिपट गईं, कांटे मांस में धंस गए, आरी जैसी पत्तियां हड्डियां काटने लगीं और उनके घावों के अंदर फंगस तेजी से उगने लगी। जो कमजोर मॉन्स्टर्स थे ना, वो तो साले चीखने तक का मौका नहीं पाए और घासों के बीच पिसकर सीधे उनका डिनर बन गए। जो थोड़े तगड़े लेवल के थे वो घासों को तोड़ तो रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि इस वैली में घास की कोई कमी नहीं थी। एक टूटी तो पीछे 10 और खड़ी थीं। एक हिस्सा साफ हुआ तो दूसरा तैयार था। वो जितना छटपटा रहे थे, साले दलदल की तरह उतने ही गहरे धंसते जा रहे थे। शुरुआत में तो मेरा इरादा सिर्फ अपनी वैली को प्रोटेक्ट करना था, पर दंगल देखते देखते मेरा मूड बदल गया। ये जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो सब साला कड़क हाथ थे। शाओ लैन अभी सोई हुई है। वैली को इस वक्त कल्टीवेशन बूस्टर की सख्त जरूरत है, और हमारी घासें भी सैक्रिफाइस के बाद एकदम डाउन है। अगर इस पूरी भीड़ को यहीं ठिकाने लगा दिया तो भाई साहब, गारंटीड वैली में 2-4 नई 10,000 साल वाली घासें खड़ी हो जाएंगी। ये सोचते ही मैंने कदम पीछे नहीं हटाए। मैं वैली के बिल्कुल अंदर सेट होकर पूरे ग्राउंड पर अपना डोमेन फैलाए बैठा रहा और एक एक करके मॉन्स्टर्स की फसल काटने लगा। शाओ वू की मेंटल आवाज कई बार आई। वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। शाओ यू, अब बहुत हो गया, हाथ रोक ले भाई, तमाशा बहुत बड़ा हो रहा है। मैंने गेट पर गिरते हुए मॉन्स्टर्स को देखा और एकदम ठंडी टोन में कहा, थोड़ा सा और रुक जाओ, इस माल को ऐसे छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर भाई साहब, ज्यादा देर तक ये हेकड़ी टिकी नहीं। थोड़ी ही देर में असली आफत आ गई। एक लगभग 10,000 साल की कल्टीवेशन वाला अग्लेज्ड हरिकेन बर्ड वैली के ऊपर मंडराने लगा। वो भी पक्का उसी खुशबू और खून की महक से खिंचा चला आया था। जब उसने आसमान से नीचे घासों को मॉन्स्टर्स का कत्लेआम करते देखा तो उसकी आंखों में इंसानों जैसी नफरत साफ दिखाई दी। अगले ही पल उसने अपनी चोंच खोली और उसके मुंह में एक चमचमाती हुई रंगीन आग का गोला बनने लगा। भाई, अगर वो आग नीचे गिर जाती तो बाहर की घासें पल भर में स्वाहा हो जाती, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, अचानक उस आग के गोले का बैलेंस बिगड़ा और वो हवा में ही धड़ाम से ब्लास्ट हो गया। आग का वो शॉकवेव पानी की लहरों की तरह आसमान में फैल गया, जिसका सबसे ज्यादा झटका खुद उस चिड़िया को लगा। उसके पंख टेढ़े हुए और वो सीधे आसमान से नीचे आ गिरा। वो जमीन पर गिर भी नहीं पाया था कि वैली के अंदर से कई 10,000 साल पुरानी घासें एक साथ उठी। उनके मोटे मोटे तने रॉकेट की तरह आसमान में गए, खच खच की आवाज के साथ उसके आर पार हुए और उस अधमरे मॉन्स्टर को घसीटते हुए वैली के बिल्कुल अंदर ले आए। मैंने उसे अंदर खींचते देखा, पर इस बार दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि बॉस, ये तो बस पहली 10,000 साल वाली आफत थी जो अंदर आई थी। आधा घंटा और बीता और ये दंगल अब अपने एंडिंग फेज में था। वैली के अंदर घुसने वाले मॉन्स्टर्स की गिनती तो कम हो रही थी, पर साला उनका कल्टीवेशन लेवल बढ़ता जा रहा था। बाहर की छोटी घासें अब इन 10,000 साल वाले मॉन्स्टर्स को रोक नहीं पा रही थी। देखते ही देखते
3 और भारी भरकम मॉन्स्टर्स वैली के अंदर तक घुस आए। शुक्र है मेरे आसपास जो वो दर्जन भर 10,000 साल पुरानी घासें थीं, वो लेवल की खूंखार थीं। उन्होंने तुरंत उनका काम तमाम कर दिया, पर मेरा दिमाग अब पूरी तरह सुन्न हो रहा था। पिंक लेडीज से लेकर इस नई आफत तक सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस वैली में 3,000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे। लाशों का ढेर लगा था, खून की महक इतनी गाढ़ी थी कि दम घुटने लगे। हमारी कई घासों की पत्तियां पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। ये पूरी वैली अब किसी खूबसूरत जगह जैसी नहीं, बल्कि कल्टीवेशन वाले पौधों का कोई वीभत्स कसाईखाना लग रही थी। सीन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। मैं प्रॉफिट कमाने चला था, पर अब गेम हाथ से बाहर निकल रहा था। श्याओ वू की आवाज फिर आई। इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। श्याओ यू, अब निकलो यहाँ से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे, बाहर के हाई लेवल कल्टीवेटर्स भी इस तरफ खींचे चले आएंगे। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब निकलने का टाइम आ गया है। इस बार मुझसे सच में कैलकुलेशन में गलती हो गई। श्याओ वू ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की। पूरी गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी। मैंने उसकी बात बीच में ही काटी। श्याओ वू, अपने ऊपर मत लो, ये मेरा डिसीजन था और मेरी ही गलती है। मैं थोड़ा रुका और लाशों को चूस रही घासों को देखा। चलो, कम से कम पूरा घाटा नहीं हुआ। इन्हें हजम करने के बाद वैली में कुछ नई 10,000 साल वाली घासें पक्का तैयार हो जाएंगी। मैं खड़ा हुआ और सभी घासों को शांत होने का ऑर्डर देने ही वाला था कि अचानक मेरी पूरी बॉडी पत्थर की तरह जाम हो गई। मेरे डोमेन ने मुझे कोई हिंट नहीं दिया था, पर मेरी ठीक पीठ के पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका था। तभी पीछे अंधेरे से एक बेहद भारी और फटी हुई आवाज आई। छोटे उस्ताद, ये जो अजीबोगरीब घासें हैं, ये सब तुमने उगाई हैं क्या? मैं बहुत धीरे से पीछे मुड़ा। परछाई से एक दुबला पतला लंबे कद का बूढ़ा बाहर आया। उसने एकदम सिंपल से कपड़े पहन रखे थे, पर उसके सिर के बाल एकदम भूतिया हरे थे, आंखें भी हरी थीं और उसका पूरा ऑरा ऐसा था जैसे कोई बूढ़ा सांप जहर के कुएं से बाहर निकल कर आया हो। भाई साहब, माथे से ठंडे पसीने की बूंद सीधे जमीन पर आ गिरी। दुकुबो, सनसेट फॉरेस्ट का वो बदनाम पॉइजन कल्टीवेटर जो बारिश के दिनों में रैंडमली कहीं भी प्रकट हो जाता है, वो साला सीधे मेरे मुंह पर आकर खड़ा हो गया था। मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो आ गया है, डर इस बात का था कि वो साला यहाँ कब से खड़ा था और उसने क्या क्या देख लिया था। मेरे पास खड़ी वो 10,000 साल पुरानी घासें तुरंत भड़क गईं और डोमेन के रास्ते मुझे मैसेज भेजने लगी कि बॉस, इस बूढ़े को निपटाएं क्या? मैंने तुरंत उनकी इस खुजली को शांत किया। पागल हो गए हो क्या? चुपचाप बैठो। 10,000 साल का मॉन्स्टर जितना भी खूंखार हो, बाहर की दुनिया में उसकी औकात बस एक नॉर्मल लेवल 60 के कल्टीवेटर जितनी होती है। और ये दुकुबो, भले ही लोग इसे सबसे कमजोर अनबाउंड कल्टीवेटर कहकर इसका मजाक उड़ाएं, पर है तो साला लेवल 90 का लीजेंड ही ना। हम अपनी इस छोटी सी फौज के साथ इस पर चढ़े तो ये 2 सेकंड में हमारी खाद बना देगा। दुकुबो ने मेरी इस हरकत को नोटिस कर लिया। उसके होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आई। छोटे उस्ताद, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, है ना? नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी इन घासों को जो रोका है वो मैंने साफ देखा है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी संभली। अगर उसने सिर्फ रोकने वाला सीन देखा है तो इसका मतलब वो अभी अभी आया है। मैंने अपने डर को अंदर दबाया और चेहरे पर दुनिया भर की शराफत ले आया। प्रणाम सीनियर, आप पॉइजन कल्टीवेटर सीनियर दुकुबो है ना? दुकुबो की वो हरी आंखें मुझ पर टिक गईं और उसने अपनी कल्टीवेशन का एक हल्का सा प्रेशर मेरी तरफ रिलीज किया। छोटे उस्ताद, दूसरों की कुंडली खंगालने से पहले खुद का नाम बताना शिष्टाचार होता है। वो ठंडी और जहरीली वाइब किसी सांप की तरह मेरी स्किन को छूकर गुजरी। मैं पीछे नहीं हटा, बस कलेजा कड़ा करके बोला, सीनियर, मेरा नाम ली फेयू है, उम्र 10 साल और मेरा मार्शल सोल एब्लू सिल्वर एम्प्रेस है। भाई, ऐसी सिचुएशन में अपना असली नाम श्याओ यू बताना सुसाइड करने जैसा था, इसलिए अपुन ने अपने पुराने उस्ताद का फेक नाम चेप दिया। दुकुबो ने मेरे मार्शल सोल को देखा, फिर आसपास की उन घासों को निहारा जो वापस शरीफ बनने का नाटक कर रही थी। ब्लू सिल्वर एम्प्रेस यानी घासों का राजा, नाम तो सही रखा है। तो यही वजह है कि तुम इन अजीब घासों को कंट्रोल कर पा रहे हो। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी सीनियर, मेरा ये सोल थोड़ा स्पेशल है, मैं इनसे बात कर सकता हूँ। दुकुबो ने आगे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर मेरा कंधा दबोच लिया। भाई साहब, मुझे उसकी मूवमेंट तक नहीं दिखी और उसका हाथ मेरे कंधे पर लॉक हो चुका था। कसम से लग गए अब भागने का कोई चांस नहीं था। मैंने एक तरफ दिमाग के घोड़े दबोचे और दूसरी तरफ अपनी आवाज को एकदम नॉर्मल रखने की कोशिश की। सीनियर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? दुकुबो हल्का सा हंसा। लौंडे, अक्ल तो है तुझमें। उसकी बात खत्म होते ही उसके हाथ से एक बेहद ठंडी और जहरीली एनर्जी मेरे शरीर के अंदर घुसने लगी। मेरी बॉडी ने खुद ब खुद रिएक्ट किया और उस बाहरी कल्टीवेशन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सीनियर, ये क्या है? दुकुबो ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। बस ये चेक कर रहा था कि तुम कोई मॉन्स्टर तो नहीं हो जो इंसानी रूप बदलकर घूम रहा है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसकी नजरें अचानक बहुत डेंजरस हो गईं। तुम मॉन्स्टर तो नहीं हो, पर तुम्हारे पास सीक्रेट्स बहुत हैं। तुम्हारी उम्र 7 साल से ऊपर की नहीं लग रही, पर कल्टीवेशन लेवल 30 पार कर चुकी है। छोटे उस्ताद, सच बता, तेरे पास कोई हाई क्वालिटी सोल बोन है क्या? ये सुनते ही मेरे अंदर की बची कुची उम्मीद भी पानी लेने चली गई। ये दुकुबो कोई शरीफ आदमी नहीं था। ओरिजिनल कहानी में भी जब उसने तांग सान के पास वो मकड़ी वाले पंख देखे थे तो उसके मन में उसे छीनने का लालच आ गया था। और यहाँ तो मेरे पीछे न कोई बैकअप था, ना कोई गॉडफादर, और मैं सीधे उसके पंजे में फंसा था। अब मेरे पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को एक ऐसा कीमती टूल साबित करना जिसे वो चाहकर भी तुरंत न मार सके। जब तक मैं उसके काम का रहूंगा तब तक बातचीत का चांस रहेगा, और जब तक बातचीत का चांस है तब तक खेल खत्म नहीं हुआ है। दुकुबो की आंखों में लालच तो था, पर उसने तुरंत कोई हिंसक कदम नहीं उठाया। छोटे उस्ताद, चुपचाप मेरे साथ चल, फिलहाल मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अगले ही पल
उसने मुझे कॉलर से उठाया और सीधे आसमान में उड़ गया। हवा मेरे कानों के पास साय साय कर रही थी। मेरे पास रिएक्ट करने का मौका तक नहीं था, मैं बस उसके हाथ में लटका हुआ था। आधे घंटे बाद दुकुबो ने मुझे एक बेहद अजीब सी घाटी में लाकर पटक दिया। सामने एक कुंड था जिसका पानी 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ से बर्फ जैसी ठंडी हवाएं आ रही थीं, तो दूसरी तरफ से खौलता हुआ लावा जैसी गर्मी निकल रही थी। दो बिल्कुल अपोजिट कल्टीवेशन पावर्स हवा में ऐसे टकरा रही थीं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आइस एंड फायर आइस। भाई, इसे सामने देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दुकुबो साइड में खड़ा होकर एकदम सपाट आवाज में बोला, ये मेरी जड़ी बूटियों का बगीचा है और पौधों को उगाने के लिए इस दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है। उधर जाओ और जरा अपना हुनर दिखाओ। देखो क्या तुम मेरी इन बूटियों को और बेहतर उगा सकते हो। अगर काम सही रहा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। वो थोड़ा रुका और उसकी हरी आंखों में एक मजे लेने वाली टोन आ गई। यहाँ 2 अलग अलग पावर्स आपस में टकराती हैं। छोटे लेवल के कल्टीवेटर्स अगर यहाँ ज्यादा देर रहे तो उनकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है। अगर बर्दाश्त ना हो तो भीख मांग लेना। मैंने मन ही मन उसकी डायरी लिख ली कि बेटा टाइम आने पर हिसाब पूरा करेंगे, पर चेहरे पर एकदम सन्नाटा लिए मैं आगे बढ़ गया। एक लेवल 90 के लीजेंड के सामने से भागने की कोशिश करना सीधे मौत को दावत देना था। पहले इसका भरोसा जीतना होगा, फिर पलटी मारेंगे। अब रात ढल चुकी थी। चांद की रोशनी उस कुंड के पानी पर पड़ रही थी और उसके चारों तरफ उगी हुई वो कीमती जड़ी बूटियां साफ दिखाई दे रही थी। अष्टकोणीय बर्फ घास और नरक की सुलगती खुबानी। मैंने साला एक नजर में ही उन्हें पहचान लिया। बाकी की जो जादुई घासें थीं उनके लुक से मैं बस अंदाजा लगा पा रहा था, 100% कंफर्म नहीं था। मैंने अनजाने में ही उन 2 खास घासों को थोड़ा ज्यादा देर तक घूर लिया। दुकुबो ने तुरंत मेरी चोरी पकड़ ली। छोटे उस्ताद, तुम उन दोनों घासों को जानते हो क्या? मैंने मन ही मन खुद को गाली दी कि क्या यार शाओ यू, बचपना कर दिया। पर चेहरे पर तुरंत एक डरा हुआ एक्सप्रेशन ले आया। जी सीनियर, मैं जानता हूँ, वो दोनों दुनिया के सबसे खतरनाक जहर हैं। उनकी पावर का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। दुकुबो के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आई। भाई साहब, यही मौका था। मैंने तुरंत अपनी आंखों में ऐसा लुक लाया जैसे कोई जबरा फैन अपने सुपरस्टार को देख रहा हो। सीनियर, सच में आप जैसा पॉइजन एक्सपर्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। दुकुबो मेरी इस बटरिंग से थोड़ा सा पिघल गया। चेहरा थोड़ा ढीला हुआ। वो दोनों मैंने नहीं उगाई हैं। जब मुझे ये जगह मिली थी वो तब से यही थी। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर ऐसा फीका लुक लाया जैसे कोई बहुत उम्मीद से किसी से मिलने गया हो और सामने स्कैम हो जाए। दुकुबो का चेहरा थोड़ा उतर गया। साला उसे लगा कि मैंने उसे मन ही मन हल्का समझ लिया है। उसने तुरंत पास की कुछ और बूटियों की तरफ उंगली उठाई। वो दोनों भले ही मेरी नहीं है, पर यहाँ की ज्यादातर बूटियां मैंने खुद पालकर बड़ी की हैं। उस अबलट सिल्कवर्म को देख रहे हो? ये कीड़ों वाली जड़ी बूटी का सबसे टॉप लेवल है। बाहर से एकदम चमकदार पीली, अंदर से एकदम सफेद, एकदम सॉलिड। नॉर्मल वाली भी कीमती होती है, पर ये तो भाई साहब अल्टीमेट पीस है। मैंने उसके साथ हाँ में सिर तो हिलाया, पर जानबूझकर अपनी टोन को एकदम बोरिंग रखा। दुकुबो की जैसे ईगो हर्ट हो गई। उसने अपनी पावर्स दिखाने के चक्कर में मुझे सिंदूरी कमल और हरित विष घास जैसी कई बूटियों के नाम गिना डाले। बोलते बोलते वो अचानक रुका और उसकी वो हरी आंखें दोबारा मुझ पर आकर टिक गईं। छोटे उस्ताद, तू जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा शातिर है। मैंने मासूम बनने की एक्टिंग की। सीनियर, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। दुकुबो ने मेरा गेम ओवर करते हुए एकदम ठंडी टोन में कहा, लॉन्डे, मुझे नहीं पता तेरे पास ये सोलबोन कहाँ से आई, और ना ही मुझे ये जानना है कि तेरे पीछे कौन सी बड़ी ताकत है। पर एक बात अपने दिमाग में फिट कर ले, तेरी ये छोटी सी जान मेरे इस हाथ में है। अगर मैंने तुझे यहीं मरोड़ दिया तो बाहर किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे सामने ये ओवर स्मार्टनेस बंद कर। मेरा दिल बैठ गया। ये कोई धमकी नहीं थी, ये सीधा ऑर्डर था। अगर मैंने अपनी वैल्यू साबित नहीं की तो ये बूढ़ा साला सच में मुझे यहीं ठिकाने लगा देगा। अब मुझे अपनी इस रिवर्टिंग लाइट पर ही दांव लगाना था। सीनियर, तो फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने अपनी एब्लू सिल्वर एम्प्रेस को समन किया। मेरी सेकंड सोल रिंग हल्की सी चमकी और हाथ में रिवर्टिंग लाइट का हरा गोला बन गया। मैंने उस रोशनी को पास के सिंदूरी कमल पर डाला। उसकी दिल के शेप वाली पत्तियां धीरे धीरे खुलने लगीं और उसके छोटे छोटे फूल उस हरी लाइट में खुशी से लहराने लगे। काम बन रहा था। मैं उसे और ज्यादा एनर्जी देने ही वाला था कि दुकुबो ने अचानक अपना हाथ उस पौधे के आगे अड़ा दिया। वो हरी रोशनी अब सीधे उसके हाथ पर पड़ रही थी। लॉन्डे, अपना ध्यान मत भटका, इस लाइट को चालू रख। उसकी आवाज में अचानक एक अजीब सी छटपटाहट थी। मेरी आंखों में चमक आ गई। रात के अंधेरे में वो हरी रोशनी दुकुबो के उस सूखे डरावने चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी पुराने भूत जैसा लग रहा था। पर इस वक्त हम दोनों का ध्यान इस फालतू बात पर नहीं था। जैसे ही वो लाइट उसकी बॉडी से टकराई, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा सुकून दिखाई दिया। मैं समझ गया कि गेम क्या है। दुकुबो सालों से अपने ही जहर की मार झेल रहा था। उसकी बॉडी अंदर से पूरी तरह सड़ रही थी और मेरी ये रिवर्टिंग लाइट कल्टीवेशन एनर्जी को सीधे लाइफ फोर्स में बदल देती है। भले ही ये उसका जहर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, पर जहर की वजह से उसकी बॉडी के जो पार्ट्स डैमेज हुए थे उन्हें ये नई जिंदगी दे रही थी। ये चीज उसके लिए अमृत जैसी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इस पर काम कर रही थी तो पक्का इसकी पोती दुकुयान पर भी काम करेगी। थोड़ी ही देर में मेरे हाथ की वो हरी लाइट टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दुकुबो ने चुप्पी तोड़ी, पर इस बार उसकी टोन पहले से काफी ज्यादा नॉर्मल थी। छोटे उस्ताद, रुक क्यों गया? चालू रख इसे। मैंने अपने खाली हाथ दिखाए, चेहरा थोड़ा पीला करने का नाटक किया। सीनियर, मेरी कल्टीवेशन एनर्जी खत्म हो गई है। इस स्किल में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, मैं तुरंत दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। दुकुबो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेवल 30 की कल्टीवेशन भी तेरे इस सेकंड सोल स्किल को पूरा नहीं झेल पा रही। ये स्किल तूने किस मॉन्स्टर को मार के हासिल की है? मुझे समझ आ गया कि पासा पलट चुका है, इसलिए मैंने तुरंत कहानी सेट की। इस स्किल का नाम रिवर्टिंग लाइट है सीनियर। ये मुझे किसी मरे हुए मॉन्स्टर से नहीं मिली, बल्कि ये मैंने अपनी ही उगाई हुई घास से हासिल की है। दुकुबो साला एकदम सन्न रह गया। खुद की घास उगाकर उससे मैचिंग की सोल रिंग बनाना, ये कल्टीवेशन की दुनिया की ऐसी थ्योरी थी जो इस बूढ़े सांप के लिए बिल्कुल नई नवेली थी। उसने मुझे नए सिरे से देखा और भाई साहब, अब उसकी आंखों में वो जान से मारने वाला लालच गायब था
उसकी जगह एक तगड़ा इंटरेस्ट आ चुका था। लॉन्डे, तू सच में एक नंबर की चीज है। यह कहकर उसने उस आइस एंड फायर वाले कुंड की तरफ देखा। यहाँ की पावर्स बहुत हैवी हैं, तू अभी यहाँ ज्यादा देर मत रुक। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने फिर मुझे उठाया और उस डेंजरस कुंड के बाहर एक सेफ खाली मैदान में लाकर छोड़ दिया। लॉन्डे, तू यहीं बैठकर अपनी कल्टीवेशन एनर्जी रिचार्ज कर, मैं किसी को लेने जा रहा हूँ। तुझे अपनी इसी हीलिंग स्किल से उसका इलाज करना होगा। अगर तूने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो जान बख्शना तो छोटी बात है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तेरा कोई भी एक काम कर दूंगा। ये कहकर उसने चारों तरफ उंगली उठाई। पर हाँ, ज्यादा नेतागिरी मत करना। बाहर मैंने पूरा जहरीला जाल बिछा रखा है, तेरी कल्टीवेशन उसे 2 सेकंड नहीं झेल पाएगी। और ये सनसेट फॉरेस्ट का सबसे डेंजरस कोर एरिया है। यहाँ हर तरफ 30-50 हजार साल पुराने मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। अगर बाहर भागने की सोची तो साला लाश तक नसीब नहीं होगी। मैंने शरीफ बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया और उसके सामने ही पालथी मारकर बैठ गया ताकि कल्टीवेशन का नाटक कर सकूं। दुकुबो ने जब देखा कि लौंडा लाइन पर है तो वो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए टियांडू सिटी की तरफ उड़ गया। कुछ मिनट बीतने के बाद मैंने बहुत धीरे से अपना ब्लू सिल्वर डोमेन बाहर की तरफ फैलाया। 1 बार 2 बार मैंने अच्छे से तसल्ली कर ली कि वो बूढ़ा सांप वाकई जा चुका है। और भाई साहब, अगले ही पल मैंने झटके से आंखें खोली। ओल्ड मॉन्स्टर, तू बस वेट कर बेटा। श्याओ वू तुरंत हवा में प्रकट हुई। उसकी आवाज में भारी घबराहट थी। श्याओ यू, क्या हम सीधे यहाँ से 9-2-11 हो रहे हैं? सुनो, पैनिक मत करो, वो बूढ़ा मॉन्स्टर इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर इस पूरे बगीचे का सुपड़ा साफ कर दें। हालांकि मैं इन पौधों के नाम नहीं जानती, पर ये कोई मामूली घास फूस नहीं है। अगर इन सबको बटोर लिया ना तो तुम्हारी आगे की कल्टीवेशन का पूरा जुगाड़ हो जाएगा। मैंने उसे देखा और भाई, मैं सच में हैरान रह गया। इस बेचारी खरगोश को ना तो इन दिव्य जड़ी बूटियों इमॉर्टल हर्ब्स के नाम पता थे और ना ही उसे तांग सान वाली कहानी का कोई आइडिया था। पर साला उसकी पारखी नजरें देखो, आते ही कहती है कि पूरा माल पैक कर लो। ये लड़की चोरी के मामले में कतई प्रोफेशनल है भाई। मैंने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ कितनी कीमती चीजें हैं, पर इन्हें ऐसे रैंडमली नहीं तोड़ सकते। श्याओ वू, तुम पहले वापस अंदर जाओ और बिल्कुल शांत रहना। अब जो होने वाला है उसमें मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मेरे पास एक धांसू प्लान है। श्याओ वू थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने सिर हिलाया, अपना ध्यान रखना, और वो गायब हो गई। मेरी राइट लेग की बोन एनर्जी अचानक एक्टिव हुई और मैंने पैर के अंगूठे से जमीन को पुश करके सीधे हवा में छलांग लगा दी। दुकुबो का रिएक्शन एकदम साफ था। मेरी रिवर्टिंग लाइट उसकी बॉडी के जहर को दबा सकती है, इसीलिए वो इतनी हड़बड़ी में अपनी पोती दुकु यान को लेने भागा था। पर बॉस, मैं अपनी जिंदगी उस बूढ़े के मूड पर नहीं छोड़ सकता था। दुकुबो जैसा आदमी आज मेरे काम का होने की वजह से मुझे झेल रहा है। कल साला मेरी ये कल्टीवेशन और सोल बोन देखकर पलट गया तो मुझे हर हाल में एक सेफ एग्जिट चाहिए था। ओरिजिनल स्टोरी में तांग सान ने अष्टकोणीय बर्फ घास, ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास और नरक की सुलगती खुबानी इन्फर्नल डेलिकेट एप्रिकोट को एक साथ खाया था। पहला रीजन था इस बर्फीले और खौलते हुए कुंड के असर से बचना, और दूसरा, अगर दुकुबो पलटता तो वो सीधे इस पानी में कूदकर अपनी जान बचा सकता था। अब वही दांव मुझे भी खेलना था। मेरे पास 2 लाख साल पुरानी सोल बोन्स थीं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ उस टाइम के तांग सान से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ऊपर से मेरी घास की अपनी गजब की हीलिंग पावर थी, यानी मेरे इन दोनों घासों को हजम करने के चांस बहुत ज्यादा थे। बस एक ही पंगा था, शाओ लैन का वो बीज और मेरी ये स्टोरेज बेल्ट इस खौलते और बर्फीले पानी का टॉर्चर नहीं झेल पाते, इसलिए इन्हें पहले कहीं ठिकाने लगाना जरूरी था। मैंने आसमान से ही चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक बिल्कुल छिपी हुई जगह सिलेक्ट कर ली। जमीन पर लैंड करते ही मैंने अपनी बेल्ट से एक कीमती बॉक्स और चाकू निकालकर साइड में रखा। फिर मैंने अपनी शर्ट उतारी और उसमें शाओ लैन के बीज और बेल्ट को एक साथ रैप कर दिया। मेरी हथेली से घास की टहनियां निकली और उन्होंने उस पोटली को चारों तरफ से कड़क रस्सियों की तरह जकड़ लिया। मैंने जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उस पोटली को अंदर डाला और ऊपर से मिट्टी और सूखी घास ऐसे सेट कर दी कि बाहर से कोई माई का लाल पकड़ ना पाए। तसल्ली करने के बाद मैं दोबारा हवा में उठा। आधे मिनट के अंदर मैं वापस उस अजीब कुंड के पास था। बर्फीली ठंड और खौलती हुई गर्मी की लहरें सीधे मेरे मुंह पर बजीं। एक तरफ ऐसा था जैसे हड्डियां जमकर क्रैक हो जाएंगी, तो दूसरी तरफ खून को सीधे खौला देने वाला टॉर्चर। मैंने उस कीमती बॉक्स को जमीन पर पटका और उसका एक नुकीला टुकड़ा हाथ में उठा लिया। फिर मैंने अपनी घास की टहनियों से एक तरफ उस टुकड़े को पकड़ा और दूसरी तरफ अपने चाकू को। अष्टकोणीय बर्फ घास और नरक की सुलगती खुबानी, इन दोनों को एक ही टाइम पर काटना था, बिना 1 सेकंड की देरी के। मैंने बिल्कुल सही टाइमिंग सेट की। टहनियां बिजली की स्पीड से घूमी, कांच के टुकड़े ने बर्फ वाली घास को काटा और चाकू ने आग वाली घास को उड़ाया। जैसे ही वो दोनों अपनी जगह से अलग हुई, वैली की ठंड और गर्मी साली 1000 गुना बढ़ गई। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैंने पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से आंखें बंद की और दोनों घासों को एक साथ अपने मुंह में ठूस लिया। मुंह में जाते ही मुझे किसी टेस्ट का पता नहीं चला, पर अगले ही पल भयंकर ठंड और जानलेवा गर्मी एक साथ मेरी बॉडी के अंदर फट पड़ी। मेरा पूरा शरीर वाइब्रेटर की तरह कांपने लगा। मेरे पैरों के नीचे से नीली और लाल रंग की लाइट्स बारी बारी से उठने लगी। स्किन कभी बर्फ की तरह एकदम सफेद पड़ जाती तो कभी आग के अंगारे जैसी लाल हो जाती। अंदर के सारे ऑर्गन्स को जैसे 2 अलग अलग हाथ अपोजिट डायरेक्शन में मरोड़ रहे हों। दवा ने अपना काम शुरू कर दिया था, पर भाई मेरी भी जान हलक में आ चुकी थी। मैंने दांत भींचे और खुद को पछताने का 1 सेकंड भी दिए बिना सीधे उस आइस एंड फायर वाले कुंड की तरफ दौड़ लगा दी। पानी बिल्कुल सामने था। मैंने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे उस कुंड के अंदर कूद गया। ठंडे और गर्म पानी की वो खौफनाक लहरें तुरंत ऊपर उठी और उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया।